देवतुल्य आयु, माई शक्ति। आज साध्य चंद्रन का हमारा क्रमांक है 764। दिन गुरुवार, तारीख 12 अक्टूबर 2023। और आज बेहद हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ विशेष रूप से डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब आए हैं, जो होम्योपैथिक के बड़े लर्नेड डॉक्टर हैं और काफ़ी लंबे समय से आप गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और होम्योपैथी के विषय में अभी हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि कुछ मिथ थे या कोई और चीज़ें थी, और उनका जवाब आदरणीय डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब बड़े अच्छी तरीके से दे रहे थे। और मुझे जानकर ये बड़ा आश्चर्य लगा, हर्ष भी हुआ कि जितने भी होम्योपैथिक में डॉक्टर्स आए हैं पूर्व में, वो कहीं ना कहीं एलोपैथिक के डॉक्टर रहे, मतलब यानी कि ज्ञान उनका पहले एलोपैथिक में रहा था। तो ये मुझे जानकर पहली बार मालूम पड़ा। मैं तो ये मानता था कि एलोपैथी अलग विंग है और ये होम्योपैथिक अलग विंग है, और इसमें जो है अलग इसकी एजुकेशन है, उस टाइप से है। और ये बात सही है कि काफी हद तक जिसकी फैमिली में डॉक्टर होम्योपैथिक के हैं, तो उनका, मैंने देखा उनका परिवार पूरा फिर होम्योपैथी में जाता है। वो चेंज नहीं करते, मतलब उनका एक में अपना विश्वास होता है, मतलब वो जानते हैं कि स्लो है ये। और एक मिथ जो होम्योपैथी में मैं जानता हूँ कि काफी लोग ये कहते हैं इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। एलोपैथी के अंदर साइड इफेक्ट है। अब साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते, किस लिए नहीं होते, ये तो खैर डॉक्टर साहब बताएंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते, मैं आदरणीय एन के नायब साहब से निवेदन करता हूँ कि आज कुछ विषय थोड़ा सा डॉक्टर साहब के विषय में बताएं। आदरणीय एन के नायब साहब जो हमारे रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर में है, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि दो शब्द आदरणीय डॉक्टर जगदीश त्यागी के संबंध में। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आज हम लोग की जो स्वाध्याय चला आ रहा है एक सफर, इसके 764वें दिन, मतलब लगभग 2 वर्ष पश्चात हम डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। उनको आने आने में 2 वर्ष लग गए। हम लोग से प्रयास कर रहे थे, और ये प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं गाजियाबाद के। मेरे को लगभग 19 वर्ष हो गए हैं वहां पे प्रैक्टिस करते हुए होम्योपैथिक की। और उस होम्योपैथिक की प्रैक्टिस से पहले ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लखनऊ में एक्स हाउस फिजिशियन रहे, और उसके अलावा ये समाधान में भी कंसल्टिंग होम्योपैथिक के फिजिशियन रहे। यानी कि इन्होंने सेवा के लिए भी अपने आप को अर्पित किया है। इंस्टीट्यूशन में लगे, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ लगे, जुड़े रहे। इनकी विशेषता क्या है? साइकेट्रिक से ही इज ए साइकेट्रिस्ट। आपकी मानसिक संतुलन जिसे कहा जाए, उसको सही करने के लिए, अगर कहीं बिगड़ गया है, फिजिकली बिगड़ गया है या मेडिकली बिगड़ गया है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए। और अगर किसी तरह की नशे की लत लग गई है, तो उसको दूर करने में भी डॉक्टर साहब की महारत है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का वो देख रहा था, तो उसमें डॉक्टर साहब की कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके इलाज के लिए इनके पास दवा ना हो। और ये लगभग सभी होम्योपैथिक के साथ होती है। वो उनके पास, जैसे हम लोग एलोपैथी में जाते हैं डॉक्टर साहब, तो वहां पर हार्ट के लिए कार्डियक वाले अलग होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। पेट के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, फेफड़े के लिए दूसरे होते हैं, और थ्रोट के लिए एंटी के होते हैं, आईज के लिए अलग होते हैं, ब्रेन के लिए अलग होते हैं, न्यूरो होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास हर मर्ज का इलाज है, और ये जनरली होम्योपैथिक में होता है। और मेरा आज का पहला प्रश्न इसी के साथ शुरू होता है, डॉक्टर साहब कि ऐसी क्या खास बात है होम्योपैथिक में, जहां हमको एलोपैथी में हर फील्ड के लिए अलग अलग से डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, उनके स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, वहीं हमारे होम्योपैथिक में एक ही डॉक्टर के पास हर मर्ज का इलाज होता है। क्या जी सर। ये वाकई में एकदम सही बात है कि वो हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं? नंबर वन। नंबर टू, आपने ना केवल की, आपने स्किन की भी, और मतलब ये स्किन की भी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, बार्डनेस को भी दूर कर सकते हैं, और उसके अलावा साइकेट्रिस्ट भी हैं, और डी एडिक्शन का भी काम कर सकते हैं। एक साथ एक चीजें होम्योपैथिक में कैसे संभव ये सर, पहले तो मैं आपका, नायब साहब का और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका दिया। एम आई क्लियर सर? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना है? सर? बहुत साफ आ रही सर। अ, तो मैं आप सभी ग्रुप मेंबर को भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली सर होता क्या है कि जनरली जो बाकी पैथीज हैं, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेदा है या यूनानी है,
जो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैं आज के, उनमें सभी में क्या होता है कि हम डिजीज को क्योर करते हैं। कि सपोज आपको डायबिटीज हो गई, सपोज आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको पेट की कोई समस्या हो गई, आपको ब्रेन की कोई समस्या हो गई, आपको लीवर की कोई समस्या हो गई, तो हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं। जबकि होम्योपैथिक में क्या होता है कि किसी बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर दवा ही नहीं होती। कि जैसे कोई कहे हमसे, जैसे हमारे मित्र हैं या हमारे सगे संबंधी घर में पूछते हैं, भाई कोई बुखार की दवाई हमें बता दो, तो बुखार की देयर इज नो मेडिसिन फॉर फीवर। फीवर की कोई दवा ही नहीं। और फिर अगर कोई दवा ही नहीं है किसी बीमारी के लिए, तो फिर इलाज कैसे होगा? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बीमार व्यक्ति, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, उसमें ये देखते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर से या नॉर्मल जो फिनोमेना उसका लाइफ का था, उससे अब में क्या चेंज आया है, उसके मेंटल स्फीयर में क्या चेंज आया है, उसके फिजिकल स्फीयर में क्या चेंज आया है, मतलब मानसिक और भौतिक लक्षणों में उसके क्या चेंज आया है, या इसको ये परेशानी कब और कैसे शुरू हुई, उसके पीछे कोई लॉजिक था, कुछ बात हो गई, कोई टेंशन हो गई, कोई एंजाइटी थी, कोई स्ट्रेस था, या कोई पहले कोई बीमारी हुई, उसके बाद ठीक होने के बाद ये बीमारी आ गई। तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए फिर उस मेडिसिन के लक्षण से मिलाने होते हैं। अब ये मेडिसिन के लक्षण क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जब हम कहते हैं ना कि बीमारी के लक्षणों को हमें मेडिसिन के लक्षण से, किसी दवा के लक्षणों से मिलाना होता है। अगर वो लक्षण मैच करते हैं, जिस दवा से भी वो लक्षण मैच करेंगे मरीज के, वो उसके लिए सूटेड मेडिसिन होगी, चाहे उसको बीमारी कुछ भी हो। ये बात ग्रुप के किसी मेंबर को अगर समझ ना आई हो तो उसमें क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। ये बात सभी को समझ आई है? जी हाँ, जी हाँ। तो होम्योपैथिक की सुंदरता यही है कि हम एज ए होल कंसीडर करते हैं। जब हम बीमारियों को ट्रीट करते हैं तो पर्सन को एज ए होल कंसीडर करते हैं, हम बीमारी को कंसीडर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे बेटे को भी फीवर था। अ, तो उसने, उसकी मदर ने बोला मुझे शाम को कि भाई इसको फीवर आ रहा है। मैं कहा ठीक है, कितना फीवर है? कि 102 फीवर है। मैं कहा अच्छा, क्या हो रहा है इसको? ये डल हो गया है बहुत ज्यादा और आराम से बैठा हुआ है, कुछ कंप्लेन तो कुछ भी नहीं कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको एक दवाई बताई कि ये दवाई एक डोज दे दो। मैं शाम को घर आया तो उसने कहा इससे आराम तो आया नहीं। मुझे कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा बेटा क्या दिक्कत हो रही है? उस टाइम उसको फीवर था 103। उसने कहा पापा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी कह रही है तुम्हें इतनी तेज फीवर हो रहा है। अब इसमें बीमार है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसमें क्या था कि ही इज इंडिफरेंस टू हिज सफरिंग, मतलब अपनी बीमारी के लिए वो इंडिफरेंट है, उसको परवाह ही नहीं है। मतलब परवाह नहीं कहेंगे, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, उसको कोई कंप्लेन ही नहीं हो रही। तो ये अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है। हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने क्यों दिया, हम कैसे देखते हैं, हम साइकोलॉजी में कैसे जाते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमारी के साथ साथ उसको कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, और अगर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये अनकॉमन है, पिक्यूलियर है। तो इसको, इसके बिहार पे हम इसको मेडिसिन देते हैं। और एक सिंगल डोज मैंने उसको दी। मेडिसिन बताना कोई जरूरी नहीं है, दैट मेडिसिन वाज ओपियम, ओपियम थी मेडिसिन, ये एक सिंगल डोज ओपियम की। और उसको सुबह तक, सुबह के बाद से फिर उसको फीवर ही नहीं है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि मेडिसिन किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बिहेवियर पे, उसकी एंजाइटी पे, उसकी रेस्टलेसनेस पे, उसकी थर्स्ट पे, इन सब चीजों को कंसीडर करके हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और खासकर मेंटल स्फीयर को जरूर देखते हैं कि पेशेंट का मेंटल स्फीयर क्या कह रहा है। जब पेशेंट एंट्री करता है क्लिनिक में तब से उसको देखते रहते हैं, और जो बात करने का तरीका है कि पेशेंट रेस्टलेस है, एग्जेजरेट कर रहा है अपनी चीजों को, ज्यादा बोल रहा है, पहले से कम बोल रहा है, तो उसके अटेंडेंट बताते भी हैं तो सर आज ये बात बात बहुत कर रहे हैं, बीमार तो हो गए, बुखार तो हो रहा है, लेकिन बहुत बोल रहे हैं आज। तो यही हमारे लिए एक सिम्टम होता है कि इसके मेंटल स्फीयर में ये चेंज आया है। उसी को बेस बना के एक मेडिसिन दी जाती है जो 100% काम करती है। बस यहाँ फिजिशियन का कैलिबर है कि वो किस तरह पेशेंट को देख रहा है। तो इसमें यह है कि उसकी अटेंडेंस, मतलब उसकी प्रेजेंस, मेंटली प्रेजेंस जरूरी है। पता लगा कि दिमाग में कुछ चल रहा है और पेशेंट देखे जा रहे हैं, तो होम्योपैथिक में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कि आया तो बुखार के लिए सेट पैटर्न है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, ये नहीं, ये होता ही नहीं है। हर पेशेंट की इंडिविजुअल मेडिसिन होती है, उसको निकाला जाता है और प्रिस्क्राइब किया जाता है।
और उसके रिजल्ट भी एक्सीलेंट होते हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक में अलग अलग फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अभी एमडी मेडिसिन शुरू हो गया है और काफ़ी कॉलेजों में एमडी शुरू हो गई है, और कुछ स्पेशलाइज ब्रांच जैसे पीडिया में शुरू हुआ है, बच्चों के डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसमें आगे प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन अभी तक तो यही है कि हर होम्योपैथ हर बीमारी को देखता है। हाँ, उसको कभी कभी जरूरत पड़ती है तो कभी कभी वो एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लेता है, चाहे वो एलोपैथिक साइड से है या किसी और साइड से। जी नायब साहब। साउंड में नैब साहब साउंड में आपकी। मैं क्या डॉक्टर साहब जब तक बोल रहे हैं साउंड बंद कर लें। जी जैसे किसी को 3-4 बीमारियां हैं, आपने जिस तरह से लिखी है उसमें तो थ्रोट इन्फेक्शन भी है और इवन आर्थराइटिस भी है, सब कुछ है। अगर आपको फीवर हो रहा है, अगर आप फीवर से उसको करेक्ट करते हैं, क्या उसकी बाकी बीमारियां भी उसी के साथ दूर हो सकती हैं? नहीं सर, एक्यूट के लिए जब हम देखते हैं तो एक्यूट में एक्यूट के तरीके से देखते हैं कि अभी उसमें क्या चेंज आया है। उसमें प्रीवियस हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती, पहली पुरानी उसको क्या कंप्लेन थी, कब से हुई है, क्या उसके कारण रहे हैं, उसको कंसिडर जनरली नहीं किया जाता। तो एक्यूट में यह है कि जो परसों तरसों जो उसकी कंडीशन थी उसमें और अब में क्या चेंज आ गया है, बस उतने को कंसिडर करते हैं। जब हम थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर या इस तरह की बीमारियां देखते हैं, सर दर्द है, तो बस उतना ही देखते हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन उसी से ट्रीट हो जाते हैं। तो जब हम क्रोनिक इन्फेक्शन में जाते हैं, हाँ ये जरूर है, जब हम क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक बीमारियों को, क्रोनिक इन्फेक्शन ना कहें, क्रोनिक बीमारियों को ट्रीट करते हैं तो उससे एक्यूट का मैनिफेस्टेशन कम हो जाता है। मतलब एक्यूट बीमारियां उसको होनी ही कम हो जाती है, क्योंकि उसकी जनरल जो इम्यूनिटी है, जनरल जो बॉडी की पावर, वो बढ़ जाती है। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन खाली और करूंगा सर, जो मेरे दिमाग में थे, जहन में थे, उसके बाद फिर इट इज जी ओपन फॉर अदर्स आल्सो। जी। क्या इसमें कुछ एसिडिक और अल्कलाइन का भी कंसेप्ट है क्या? नो सर, कोई कंसेप्ट नहीं है एसिडिक और अल्कलाइन का। ये बॉडी में एसिडिक है या अल्कलाइन है, उस हिसाब से नहीं नहीं, उस होम्योपैथिक का? हिसाब से कोई मेडिसिन सर इसमें सेलेक्ट नहीं होती। अच्छा। क्योंकि लखनऊ का हमने सुना था, देयर वाज ए डॉक्टर, ही वाज नॉट ए डॉक्टर, उसका बैकग्राउंड तो जैसे अभी पहले भी बात हो रही थी, बैकग्राउंड कुछ होता है वो जी होम्योपैथिक जी। की शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई हैं, वो अर्थराइटिस या इस तरह की कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो तो ही जस्ट टॉक्स एंड देन ही स्टार्ट्स गिविंग द, कोई देते एक बार में ही है, एंड इट इज फॉर ऑल टाइम टू कम, कहते हैं आपकी बॉडी एसिडिक थी, हमने उसको अल्कलाइन कर दिया। तो इज इट समथिंग गुड और समथिंग बेसिकली सर फेक? बॉडी का एल्कलाइन होना हमारे फेवर में रहता है, एसिडिक होना हमारे फेवर में नहीं रहता है। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे काम करते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही बड़ा ही टॉपिक है, लेकिन होम्योपैथिक में अगर देखा जाए कि इसको बेस मान के कोई ट्रीटमेंट दिया जाता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो एक थीम ही अलग है। वो आजकल उस पर काफी लोग काम कर रहे हैं, अल्कलाइन वाटर चल रहा है, बॉडी को अल्कलाइन बनाने की प्रक्रिया में लोग बताते हैं, घर के वाटर को अल्कलाइन कैसे बनाया जाए, उस पर कई लोगों के लेक्चर्स हैं, कई लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही एक सिस्टम ही अलग हो रहा है। हालांकि वो सिस्टम ऐसा नहीं कह सकते कि गलत है, वो राइट ट्रीटमेंट है, राइट अप्रोच है जो पहले टाइम में होता था। क्योंकि अब हमारा जो खाना पीना है, जो हमारी दिनचर्या है, उससे बॉडी एसिडिक होती जा रही है। अदरवाइज तो जो नेचुरल पानी होता है वो भी थोड़ा एल्कलाइन इन नेचर ही होता है, वैसे तो न्यूट्रल होता है। इवन जितने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाती हैं। तो उसकी मात्रा चूंकि हम कम लेने लगे हैं और बाकी चीजों की मात्रा हमारे जीवन में बढ़ गई है, कुक्ड फूड की मात्रा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से बॉडी हमारी एसिडिक होती जा रही है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको अल्कलाइन की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव भी है जैसा वो बोलते हैं, जैसा देखा गया है। तीसरी बार डॉक्टर साहब, आपने जो बेस बताया है कि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं और डी एडिक्शन करते हैं। डी एडिक्शन में देखिए, नशा तो हर तरह का होता है, और कोई ना कोई नशा किसी ना किसी को लगा रहता है। कोई सिगरेट पी रहा, कोई पान खा रहा, कोई आजकल पान मसाले के बहुत चलता है। इसके अलावा दूसरी भी तरह के गंदे नशे भी, स्मैक वगैरह के भी हैं। डी एडिक्शन के लोग लिकर के लिए भी आते होंगे। लेकिन मैं एक जगह पढ़ा रहा था कि शायद एक जो ऐसा नशा है जो लगभग हर आदमी करता है, और वो कोकीन से ज्यादा कहना चाहिए लोग उसके आदी हैं, और वो एक नॉर्मल आदमी भी बहुत ज्यादा करता है, मेरे जैसा आदमी भी बहुत करता है। जो मैंने बाद में उसको पढ़ने के बाद महसूस किया, वो है मीठा खाना, जी शुगर। शुगर जो है, खाना खा लो उसका इच्छा करती है कुछ मीठा खाया जाए, नहीं कुछ मिल जाएगा मीठा तो सब भागते हैं। डायबिटिक पेशेंट है वो, आपको देखेगा कि किसी पार्टी में गया, सबसे पहले डेजर्ट से कॉर्नर में खड़ा मिलेगा कि हम पहले इसको खा ले, कोई मुझे देख ना ले कि मुझे डायबिटिक है, ये क्या है। ये कीननेस
हम लोग डी एडिक्शन में क्या शुगर के अगेंस्ट में या सर मीठे के अगेंस्ट में कुछ डी एडिक्शन हो सकता है? तो मैंने 3 साल 2.5 ईयर साइकेट्रिक एंड डी एडिक्शन में काम किया। जी सर। वहां से बहुत सारी चीजें सीखी। डी एडिक्शन में यह है कि अगर आपकी विल पावर नहीं है और आप उससे निकलना ही नहीं चाहते, तो दुनिया का कोई डॉक्टर किसी भी मरीज को उससे बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मरीज की विल पावर है तो उसकी विल पावर के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ चीज़ों के लिए जिनके प्रति उसका रुझान ज़्यादा है, उसके लिए उसकी मनोभाव और भौतिक लक्षण देख के उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और वो काम भी करती है, लेकिन उसमें उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो चाहता है कि मैं इसे छोड़ दूँ। कई लोग, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि ट्रीटमेंट लेने तो आते हैं लेकिन उनकी विल पावर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या होना है, पीते रहो, उसको अगेन एंड अगेन लेते रहते हैं। तो इसमें दुनिया में मतलब अभी तक ड्रग एडिक्शन में क्या होता था कि जो मरीज 15-20 दिन के ट्रीटमेंट के लिए आता था, वही मरीज रिपीटेटिवली आते रहते हैं। मतलब साल में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 20% 25% नए मरीज होते हैं, 30%, बाकी 60-70% जो मरीज होते हैं वो पुराने ही मरीज घूमते रहते हैं, वो ठीक ही नहीं होते, वही मरीज अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो उसका एनवायरनमेंट, किसी भी एडिक्शन के लिए, चाहे वो शुगर का एडिक्शन है, उसका एनवायरनमेंट चेंज किया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, और जो उसको अगर दवाई की नीड लगती है किसी पार्ट पे, जो उसकी साइकोलॉजी में क्या चीजें पड़ी हुई हैं, उस पार्ट पे उसको ट्रीट किया जाए। ये एक गहरा विषय है थोड़ा सा, कि उसी पार्ट पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाए जहां वो साइकोलॉजिकली वीक पड़ रहा है। अदरवाइज तो कोई कहने लगे कि मैं इसको ट्रीट कर देता हूँ, या अल्कोहल मैंने छुड़वा दिया उस मरीज का, नहीं नहीं, कोई डॉक्टर नहीं छुड़वा पाता अल्कोहल। अल्कोहल के मरीजों की कतार लगी रहती है और वही मरीज रिपीटेडली जाते रहते हैं जिन्होंने 2 साल पहले ट्रीटमेंट लिया है। 2 साल का तो लंबा ही टाइम होता है, वो 3 महीने में रिपीट हो जाते हैं। 15-20 दिन का ट्रीटमेंट लिया और फिर 3 महीने बाद वहीं लाइन में कतार में लगे रहते हैं, या उनके घर वाले उनको एडमिट करा देते हैं। तो उनकी विल पावर या उनका एनवायरनमेंट हम चेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रिपीटेडली उसी एडिक्शन के शिकार होते रहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, इनमें बहुत सारी चीजों का एक साथ अगर समावेश होता है तो हम उससे उसको निजात दिला सकते हैं। सिर्फ मेडिसिनल ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कभी भी नहीं कर सकते। और ये इसी के साथ नहीं है सर, बाकी बीमारियों के साथ भी ऐसा ही है कि हम सोचें कि सिर्फ अकेली मेडिसिन उस पर काम कर जाए, नहीं। अगर साइकेट्रिक पेशेंट के साथ, या बाकी और भी बीमारी बहुत सारी है अदर देन साइकेट्रिक भी ऐसा होता है कि साइकेट्रिक पेशेंट को अगर हम सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, सपोज करो एक आदमी किसी अपने फादर से उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, फादर रोज उसको उस चीज के लिए पिंच करते हैं और उसको हम मेडिसिन देते हैं कि आप मत इरिटेट हो, इरिटेशन या गुस्सा उसको बहुत ज्यादा आ रहा है, वो अपने आप को भी हार्म कर ले रहा है या घर में तोड़ फोड़ मचा देता है। तो हमें उसके एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, उसके घर वालों की भी काउंसलिंग करनी होती है, या उसका वो एनवायरनमेंट चेंज करना होता है, तब जाके वो पूरी तरह से उससे निकल पाते हैं। अदरवाइज एक उंगली आहत है और रोज उस पर एक दवाई मरहम लगाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उसमें चोट मार देते हैं, तो वो हीलिंग हो ही नहीं पाती, चाहे वो मेंटल हीलिंग है चाहे वो फिजिकल हीलिंग है। तो ये जो चीजें हैं ना, कि जैसे कई लोग कहते हैं भाई मैंने ये कर दिया और इससे यूं ठीक हो गया, तो किसी भी बीमारी का आना तो आसान होता है, किसी भी चीज का, किसी भी थॉट का, किसी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम का, किसी डिप्रेशन का, किसी एंजाइटी का, वो जाना उतना आसान नहीं होता। उसमें हमें सारे चीजें अपनानी होती हैं कि घर का एनवायरनमेंट क्या है, इसका रहन सहन और इसकी दिनचर्या क्या है मरीज की, और मेडिसिन का कहाँ रोल है। मेडिसिन सिर्फ सपोर्ट देती है माइंड को, उस सपोर्ट के साथ बाकी चीजों को अगर नहीं ठीक किया तो फिर मरीज उसी अवस्था में जाता है। तो हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। मतलब हम खुद ही सोच लें कि अब हमको कल से मीठा नहीं खाना है, मिठाई देख के मुंह घुमा ले तो कोई ठीक है, अदरवाइज नहीं सर, कंट्रोल विल कुछ पावर चाहिए कुछ चीजें मेन। होती हैं, अगर बहुत ज्यादा डिजायर है, अगर बहुत ज्यादा जिसको आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम एबनॉर्मलिटी लेते हैं। अगर एक नॉर्मल सी डिजायर है, क्योंकि टेस्ट है, ये टेस्ट है, और टेस्ट अगर आपका उसके प्रति डेवलप हो गया है तो वो डिजायर करेगी उसकी। लेकिन हाँ, अगर आप उसको रोक ही नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा है कि आप उसको अपने आप को रोक ही नहीं पाते, तब ये प्रॉब्लम आती है, तब हम इसको बीमारी लेते हैं। कोई भी इच्छा जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, या कोई भी चीज, आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन, आपके बोलने का तरीका जब आपको ही आहत करने लगे, तब हम उसको एज ए इलनेस लेते हैं
अदरवाइज वो एक रूटीन प्रक्रिया है। जैसे एक आदमी ज्यादा बोलता है, एक बहुत कम बोलता है, तो ज्यादा बोलने वाले को ये नहीं कहेंगे कि ये इसको बीमारी है ना ना, जब तक वो खुद ही उससे परेशान नहीं हो रहा, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है। तो ये इस तरह सब मैं ही बोले जा रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं ये है। बोलने में डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन निकल के आया कि जो आदरणीय नैब साहब ने कहा मीठा, तो आपके जी, ऊपर में सबसे पहले मीठी गोली क्यों दी जाती है, मतलब गोली आपकी मीठी दी जाती है। और बेसिक सबसे पहले देखा गया कि वो जीभ पे भी, जो आप ना कुछ पहली बार जब जाता है पेशेंट, तो जीभ पे कुछ में डालते हैं, डायरेक्ट इसको जीभ पे डालते हैं, तो कहीं उसका सेंसेशन बेसिकली तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमें ये समझना होता है कि क्योर क्या है। क्योर होना चाहिए रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, और बॉडी को बगैर परेशान किए हुए। इसको हम बोलते हैं कि आइडियल क्योर। आप समझ गए कि रैपिड मतलब तेजी के साथ हो, जेंटल हो जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो, और परमानेंट हो। और ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे कि वो बीमारी खत्म हो, कोई नई बीमारी ना आ जाए। इसको बोलते हैं आइडियल क्योर। तो अब जैसे व्हीकल हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हीकल। व्हीकल मतलब जिसपे मेडिसिन को कैरी करना है हमें। एक मिनट सर, मैं एक कॉल का जवाब दे दूं क्या? जी जी। तो अब इसको बोलते हैं व्हीकल। तो व्हीकल हम ऐसा चूज करते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हो, जिसको लोग पसंद करें। तो उसमें शुगर ऑफ मिल्क है, कैन शुगर है, पानी है। इनको हम एज ए व्हीकल यूज करते हैं। तो दवा को या तो हम मीठी गोलियों में मिला के दे दें, या हम पानी में मिला के दे दें, कैसे भी दे दें, जो इजीली इजी हो पेशेंट के लिए। जो पेशेंट को, जैसे बच्चे आते हैं छोटे, उनको अगर तीखी दवाई दी जाती है तो थोड़ा सा उनको इरिटेट करती है। तो उस इरिटेशन से बचने के लिए भी इस तरह के व्हीकल यूज किए जाते हैं। और इनकी अपनी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। मेन बात क्या है कि अल्कोहल की अपनी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, और अल्कोहल सबसे अच्छा व्हीकल माना जाता है, क्योंकि वो कोई, उसमें अगर कोई दवाई मिलाई जाती है तो एक तो वो खराब नहीं होती, कभी भी खराब नहीं होगी, और उसमें कोई दवाई के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो इसको आइडियल व्हीकल माना जाता है। तो इसलिए दो चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है, मिल्क शुगर या अल्कोहल, और थर्ड वन जैसे वाटर, सिंपल वाटर। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाह रहे थे, पोटेंसी के ऊपर, जी सर। पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। जी इसमें मैं पहले से एक अपनी आशंका बता दूं कि हमारे एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, तो ही जी वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो एक उनकी बड़ी पॉजिटिविटी थी। जी ठीक हो जाओगे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम कभी हो। और उनकी एक आध ऐसी प्रॉब्लम है जो आज तक ठीक नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा ठीक नहीं हो पाओगे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हो जाओगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे, 100%। जी वो बहुत लो पोटेंसी की दवाइयां देते थे, और अगर जी किसी ने इसके पहले हाई पोटेंसी की दे दी तो वो कहते थे कि इट इज ए क्रुएल्टी टू द बॉडी। लोग स्टार्टिंग ही हाई पोटेंसीज कर देंगे, 1000 से कर देंगे, क्यू से कर देंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेडिसिन के इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग नजरिया है, या ये उसके सर, साथ पेशेंट्स को कोई नुकसान भी होता है। जैसे साइड इफेक्ट्स की शुरू में बात हो रही थी, अरविंद जी कर रहे थे शुरू होने के पहले, तो मुझे लगता है दिस इज अ साइड इफेक्ट जो कि होम्योपैथिक देती है। अगर हाई पोटेंसी की हम शुरुआत कर दें तो बाद में शायद लो पोटेंसी असर नहीं करती। जी सर। इसमें सर क्या होता है कि पहले तो ये जानना होता है कि पोटेंसी क्या है ना। पहले तो ये समझना होता है कि पोटेंसी ही क्या है। कि पोटेंसी ये 6, 3, 30, 200, 1000 ये हैं क्या? पोटेंसी का मतलब होता है होम्योपैथिक में जस्ट उल्टा होता है। जैसे 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई बता देगा 500 ज्यादा होता है या 100 कम होता है। तो इसमें जो है दो चीजें हैं, एक तो स्थूल मतलब फिजिकल, एक है जैसे मेंटल। तो मेंटल बहुत फाइन होता है, रिफाइन होता है, और स्थूल शरीर जो है थोड़ा भौतिकता से जुड़ा हुआ है। तो जितनी लोअर पोटेंसी है उसमें मेडिसिनल जो जो ड्रग डोजेज हैं, जो मेडिसिन की मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम पोटेंसी रेज करते हैं तो उस मेडिसिन का अ, उसका स्फीयर तो बढ़ जाता है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो डीपर हो जाती है, और फाइन ग्राउंड पर हो जाती है। लेकिन उसके अंदर मेडिसिन की मात्रा घट जाती है।
पहले तो काफी लंबे टाइम तक तो, बल्कि अभी पिछले 20-25 साल पहले तक ये माना जाता रहा कि इट्स ए प्लेसिबो, देर इज नो मेडिसिन इन होम्योपैथिक सिस्टम, और ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है। तो अब इस पे बड़ा विवाद रहा कि ये क्या है। फिर आईआईटीएन ने कुछ उसमें रिसर्च वर्क हुआ डॉक्टर के साथ मिलकर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, देर इज नैनो पार्टिकल्स जो वर्क करते हैं, जो एक्टिव स्टेज में उसमें हैं, वो मरीज को ठीक करते हैं। तो इसमें बहुत ही कम मात्रा, मतलब इतनी मात्रा होती है कि एवोगेड्रो नंबर को भी क्रॉस कर जाती है, हम उसको जज ही नहीं कर पाते कि इसके अंदर मेडिसिन है भी। तो उसको बनाने का जो तरीका है, सिर्फ मेडिसिन का इम्प्रिंट रहता है, उसमें एक्चुअल मेडिसिन की मात्रा होती नहीं है, नगण्य के बराबर होती है। इसीलिए अगर नॉर्मल किसी आदमी को, जैसे सपोज करो कोई 200 पावर की मेडिसिन, 200 पावर की मेडिसिन आपको दी गई, और वो मेडिसिन आपके लिए सूटेड मेडिसिन नहीं थी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके 2 ढक्कन पी जाएं, 3 ढक्कन पी जाएं, वो आपको कोई इफेक्ट डालेगी। वो हो सकता है आपको पूरी बोतल पी जाएं, उस अल्कोहल की वजह से आपको थोड़ा नशा तो हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि उसके सिम्टम आपकी बॉडी के सिम्टम से मैच ही नहीं हो रहे हैं। मतलब इसको ये समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एक स्पेशल पासवर्ड है, जो हमें किसी के लिए ढूंढना है। अगर हम उस पासवर्ड को टाइप नहीं करेंगे तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह काम करती हैं कि हमें आपके शरीर का या किसी पर्सन के शरीर का एक पासवर्ड ढूंढना है। उस पासवर्ड को जब तक हम नहीं क्लिक करेंगे तब तक काम नहीं शुरू होगा। गलत पासवर्ड टाइप करेंगे तो देर इज नो रिएक्शन, उसमें कोई प्रभाव ही नहीं डालेगी, उस बॉडी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। हाँ, ये जरूर होता है, अगर हाई पोटेंसी की मेडिसिन को रिपीटेटिव डोज दी जाती है तो वो इफेक्ट डालती है, क्योंकि बार बार हम हैम्परिंग कर रहे हैं किसी चीज को, बार बार हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उस स्ट्राइकिंग का जो रेट है, अगर हम उसको बढ़ा दिया तो उसमें डैमेज होता है। तो इसलिए एक एक्सपर्ट हैंड इसलिए जरूरी होता है कि चाहे वो कितनी भी फाइन मेडिसिन हो, लेकिन अगर अगेन एंड अगेन उसका हम रिपीटिशन कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा डोजेज में दिया जा रहा है, तो वो हार्म करती है। इसलिए जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो जनरली देखा होगा एक डोज जीप पे डाल देते हैं, है ना जी। और ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंशियल है, हालांकि बताते नहीं, लेकिन इस ग्रुप में चूंकि सब काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो बताने में कोई गुरेज भी नहीं है कि कई बार क्या होता है सर, 2-3 शीशी ऐसे ही पकड़ा देते हैं मरीज को। सच्चाई ये है, डोज सिर्फ एक ही होती है, मतलब सिंगल डोज, चूंकि उसको आदत है, उसको एक उसका माइंड सेट है कि 2-3 शीशी देंगे, डॉक्टर ने दवाई तो दी नहीं है तो मैं ठीक कैसे हो जाऊंगा। डॉक्टर ने दी तो उसको एक ही डोज दी, जो उसने वही खा ली, वो उसी से सारा काम हो गया, बाकी तो खा रहा है दवाई, वो प्लेसिबो है, उसमें कुछ था ही नहीं। आप समझ रहे हैं सर। तो रिपीटेटिव डोज दी नहीं जाती। हाँ, जब हम लो पोटेंसी की बात करते हैं, लो पोटेंसी को हमें कई बार जल्दी जल्दी रिपीट करना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज ये भी है कि हम लो और हाई पोटेंसी का भी यूज करते हैं। जैसे जब हम, दो तरह की चीजें हैं, जैसे हम जो थोड़ा सा मोटा दिमाग है, जब हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम 633 कम पोटेंसी यूज करते हैं। और जो फाइन है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा है, उसको ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एक डोज लेकिन थोड़ी सी हाई, उसी में उसका काम चल जाता है, क्योंकि वो फाइन है। तो फाइन जब लेवल पे काम करेंगे, जब हम मेंटल लेवल के सिम्टम देख रहे हैं, तो उस पर उसी तरह की फाइन मेडिसिन भी काम करती है। उस पर फिजिकल वाली, मतलब जिसमें ड्रग डोजेज ज्यादा है, वो बहुत अच्छा काम नहीं करती। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने क्या देखा और किस सिम्टम के आधार पर दवाई दे रहा है, और मरीज की कंडीशन कैसी है, और मरीज किस वर्ग का है, किस लेवल का मरीज है। तो ये कहना कि होम्योपैथिक से साइड इफेक्ट नहीं होते, नहीं सर, होते हैं। किसी भी चीज को अगर हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, अन्य से, अब जैसे आपने शुगर का कहा कि मुझे शुगर की बहुत आदत है, अगर आप शुगर ज्यादा खाएंगे तो साइड इफेक्ट डालेगी, आपको इफेक्ट डालेगी। तो इसी तरह इनका भी है, किसी भी चीज को अगर हम बहुत आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट आता है आपको। तो वैसे इसका जो मेडिसिन का जो आपने बताया सोर्स है, वो क्या प्लांट या खनिज या इसके अलावा कोई और चीज होती है? सर, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम्म। नेचुरल में चाहे वो प्लांट है, हम्म। एनिमल है, खनिज है,
वो नेचुरल सोर्स होगा। कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी ऐसा सॉल्ट जो लैब में बनाया जाता है, वो सॉल्ट इसमें होता ही नहीं है। मतलब जितने भी सोर्स हैं वो नेचुरल सोर्स हैं सारे सोर्स। एनिमल सोर्स से भी मेडिसिन बनती है। जैसे हम्म छोटी सी मेडिसिन एपिस मेल्फिका मधुमक्खी से बनती है। हम्म और उसमें मधुमक्खी को मारना होता है, मतलब एक जार में लेके मधुमक्खियों को भर देते हैं, उसको हिला देते हैं, जिससे जो मधुमक्खियां डंक मारती हैं उससे वो दवाई बनती है। तो उस तरह से बनती है, लेकिन कोई भी अननेचुरल सोर्स नहीं है। जो जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत सारी जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है सारी बनाई ही जाती है, उसमें नेचुरल सोर्स कम है। आयुर्वेदिक में भी नेचुरल सोर्स रहते हैं। तो अननेचुरल सोर्स कोई नहीं रहता है, लेकिन सोर्स सारे हैं उसमें। मिनरल भी है, प्लांट किंगडम भी है, एनिमल किंगडम भी है, इवन पॉइजन भी है। सारे पॉइजन, स्नेक पॉइजन सभी से दवाई बनाई जाती है, जितने भी स्पाइडर हैं सबसे दवाई बनती है। सी में बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स हैं जिनसे दवाई बनती है। कटल फिश है, बहुत सारी हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारी हैं जिनसे दवाई बनती है। एक्चुअल जो लोग जैसे कि जो वेज या नॉन वेज होते हैं, जो नॉन वेज नहीं रहते, फिर तो मेडिसिन में नॉन वेज आ जाएगा फिर तो। सर इसमें नॉन वेज, मैंने वही बताया ना कि नॉन वेज जैसी कोई चीज रहती नहीं है। मतलब होम्योपैथिक को ये मानते हैं जैसे आपका शरीर है और वो चल रहा है, ठीक है ना, और उसको चला कौन रहा है? तो एक तरह से कहा जाए कि एक आत्मा है जो उसको चलाती है, जो दिख नहीं रही है। तो उसमें नॉनवेज जैसी कोई चीज नहीं आएगी, अगर टेस्ट भी कराएंगे तब भी नहीं आएगी। हम्म वैसे ये इसका जो ओरिजिन था, वो जो आपने बताया कि वो स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, जो अपना एलोपैथिक डॉक्टर थे 1790 के आसपास, सैमुअल हैनीमैन थे मतलब। तो उसके बाद में ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तो ज्यादा कहते हैं अब इस टाइम इंडिया के अंदर मैक्सिमम सबसे पॉपुलर। ज्यादा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आज की डेट में होम्योपैथिक सबसे ज्यादा जो फ्लरिश कर रही है वो इंडिया में ही, हम्म भारत में सबसे ज्यादा है, बाकी कंट्रीज में कम है। इंडिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। इंडिया में क्या है कि एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी है लोगों की। हम्म हम जितने इंडियंस हैं, हम में सभी की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इसका फ्लरिश बहुत अच्छे से की है इसने। तो अपने। सर मैं कुछ जी सर। सर और भी लोग थोड़ा क्वेश्चन पूछ लें, वरना मैं तो पूछते रहूंगा, मेरे पास वो भंडार है। जी 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 जी। ये आदरणीय जितेंद्र मोहन साहब था, कुछ कह रहे हैं, मेरठ से हैं चार्टेड। हेलो सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए पूछिए आप। जी जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, कमर में दर्द रहती है। जी। तो मैं उसके लिए स्पॉन्डिन स्पॉन्डिन ले रही हूँ और अच्छा रस्टॉक्स से। तो ये दोनों मिला के ले सकती हूँ या अलग अलग लेनी होती हैं? मैम, स्पॉन्डिन में वैसे ही रस्टॉक्स मिला हुआ है, अच्छा। तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो अच्छा। ये कहूंगा कि स्पॉन्डिन में चूंकि बहुत सारी मेडिसिन मिली हुई है एक साथ, कॉम्बिनेशन है वो एक तरह का, तो उसमें जी। डॉक्टर जिसने भी प्रिस्क्राइब किया उसकी अपनी स्किल कुछ नहीं है। उसने अच्छा। उसने स्किल मतलब हम उसको वर्ड चेंज करना कर सकते हैं, लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं लगाया उसमें। उसने आपको एक कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक दवाई पकड़ा दी, जिसपे कंपनी ने एक ट्रेडमार्क लगा दिया है कि ये सर्वाइकल के पेन के लिए होती है। जी। आप समझ रहे हैं? तो उससे जी। राहत तो मिल जाती है। उसमें लगभग कुछ इस तरह की दवाएं हैं जो जनरली स्पॉन्डिलाइटिस में काम करती हैं, वो सारी दवाएं उसके अंदर डाल दी हैं, तो वो काम करती है। लेकिन अगर जी। आप अरविंद जी से एक नंबर ले लेंगे और मुझे कल परसों जब भी आपको चाहें फोन कर लेंगे, तो मैं आपको एक्सरसाइज अभी चाहेंगे तो अभी भी बता सकता हूँ, और कुछ मेडिसिन आपके सिम्टम के अनुसार जो आपके लक्षण है उसके अनुसार एक या दो दवाएं बताएंगे, बहुत ज्यादा दवाएं नहीं। स्पॉन्डिन में ऑलरेडी कई अच्छा। सारी दवाएं मिली हुई हैं, तो वो ज्यादा बेहतर हाँ, तो रहेगा। जैसे क्रैम्प्स आते हैं ना, गर्दन में क्रैम्प्स आते हैं जी और कमर में दर्द भी है, पूरी कमर में। जी। इस सब के लिए जैसे चला भी नहीं क्रैम्प्स, जाता बिल्कुल भी। जी जी मैम, क्रैम्प्स जो है, क्रैम्प आपको डेफिशिएंसी की वजह से आ रहे हैं, कि आपको विटामिन ई, डी और बी 12 तीनों का बैलेंस बनाना है। जनरली आप जैसे मैं आपको, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं बता भी दूंगा ई में क्या लेना है, आपको बी 12 में क्या लेना है। तो ई अगर जैसे ही लेना शुरू करेंगे तो आपके क्रैम्प बंद हो जाएंगे। और अगर कैल्शियम और या अच्छा। विटामिन डी की कमी है तब भी आपको क्रैम्प आएंगे। तो इनको थैंक यू थोड़ा सर। थोड़ा, इनका थोड़ा दे देंगे तो क्रैम्प तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। हाँ, दर्द के लिए ये है कि कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा।
और अब क्रैम्प्स ऐसे ऐसे आते हैं, सोए सोए जैसे बिल्कुल गर्दन हिलती ही नहीं फिर एकदम से ना। जी तो जी रात अच्छी वाली सोते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो एकदम दबी होती है, नस को दब जाती है, क्या होता है, गर्दन बिल्कुल हिलती ही ना, ना इधर ना उधर। वो हो तो फिर जाएगा। फिजियोथेरेपी में जाना पड़ता है जी 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 जी, वो हो जाएगा ठीक। और और कमर कमर के लिए रेगुलर, उतरवानी पड़ती है। आप अगर आपने रेगुलर व्यायाम नहीं किया इसका, जी गर्दन की अगर रेगुलर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की अगर आपने एक्सरसाइज रेगुलर नहीं की, तो आपको ये पेन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तो सर्वाइकल की एक्सरसाइज आप करते हैं? जी सर्वाइकल की करते हैं। एक्सरसाइज का कोई समय नहीं है, दिन में कम से कम 8-10 बार किया कीजिए आप। अच्छा, हाँ तो इसमें तो जो डॉक्टर ने बता रखे ऐसे कंधे उचकाने वाली, रोटेट करने वाली, जी गर्दन का आगे पीछे ऐसे करने वाली, जी। बस यही मेन बता रखी हैं। गर्दन जैसे आप अभी बैठे हैं ना, तो इस गर्दन को जी ऐसी चेयर पे बैठे जिससे आप गिर ना जाएं। एक तो चेयर ऐसी होनी चाहिए, और गर्दन को पीछे ताने, इसको जितनी भी प्रेशर से इसको पीछे ले जा सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा हम्म, रुके, मतलब ये जी सिर्फ हल्के से ऐसा एक्सरसाइज करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। थोड़ा सा उसको ताने हैं हम, और फिर ऐसे ही अच्छा बाईं तरफ ताने, खींचे थोड़ा जी सा गर्दन को, और ऐसे ही दाईं तरफ ताने। ठीक है जी। जी, अपनी ये तरफ से एक्सरसाइज, बहुत कोशिश करते जितने घुमा सकते हैं, लेकिन घूमती नहीं अब तो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो है ना इसको बहुत लाइटली लेते हैं। हम एक्सरसाइज के तरीके से अगर करेंगे तो हो जाएगी, फिर नहीं दर्द होगा। दूसरा, दोनों हाथों को यहाँ ले जाएं अगर जा पाते हैं हाथ, तो थोड़ा सा इसको जी दबाएं। एक ये वाली एक्सरसाइज, एक ये वाली, और कंधे वाली आप करती ही हैं। ठीक है जी। जी, और एक अगर आप योगा करते हैं, तो योगा में भुजंगासन। पहले तो कर लेते हैं लेकिन अब नहीं होता। भुजंगासन अब करने में गर्दन कोई, नहीं उठती बिल्कुल भी। भुजंगासन करने में कुछ भी नहीं है। अब भुजंगासन, लेट के ऐसे गर्दन उठती ही नहीं आगे। पहले तो डॉक्टर गर्दन, मेरे एग्जाम्पल देते थे कि अच्छा, देखो ये आंटी कितना अच्छा कर रही हैं, लेकिन अब गर्दन ही नहीं उठती। आप इतना तो कर सकते हैं ना, जैसे टीवी देख रहे हैं तो दोनों कोहनी को ऐसे रख लें और ठुड्डी को ये ऐसा रख लें बस। जी जैसे ट्रैक्शन लगाते हैं। हाँ, मतलब जैसे दोनों हाथ ऐसे दोनों रखे, हाथ। कोहनियां ऐसे रख ली और पेट के बल लेट गए, और दोनों को ठुड्डी पे ऐसे रख ली, तो गर्दन पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगी। बस हाथ को ऐसे हथेलियों पे ठुड्डी को रखना है, और दोनों कोहनियों को ऐसे टिकाना है। तो कुछ समय अगर, पहले तक तो सब होता था लेकिन अब ये नहीं होता। डॉक्टर साहब सर्वाइकल सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाती है एक्सरसाइज से। ये आपके सामने बैठा हूँ, बीस सर, 25 साल पहले मुझे होती थी। जी 100% हो रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज, डिसिप्लिन एक्सरसाइज, ये जो सब बताई है इससे भी ज्यादा है नंबर ऑफ एक्सरसाइज है मेरी। और जो आपने भुजंगासन, वो तो बिना नागा करना ही करना है। जी जी। और 100% करेक्शन, आपके सामने बैठा आदमी जिसका सर, बहुत बुरा सर्वाइकल एक टाइम में था सर 20 साल पहले। अगर हंड्रेड देखा, परसेंट तो 100%। अगर देखा जाए ना सर, तो इनको बीमारियों में कंसीडर ही नहीं करते। कारण क्या एग्जैक्टली है? ये पोस्चर पोस्चर प्रॉब्लम है, बीमारी हाँ, नहीं। ये हमारी खुद की बनाई हुई है। हमारे बिल्कुल रॉन्ग बिल्कुल पोस्चर की वजह से, उनकी वजह से दिक्कत होती है। अदरवाइज बिल्कुल एक्सरसाइज में काउंट ही नहीं होती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी जी सर। तो डॉक्टर साहब ये ड्रॉप्स जो होती हैं ये एक्सपायर भी होती हैं, कि ऊपर लिखा हो तो कुछ नहीं होता उस पर बॉटल पे? मैडम, उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला ड्रॉप्स पे ज्यादा डिपेंड मत करिए, एक्सरसाइज पे डिपेंड करिए। ओके सर। हाँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना। ये जी जी ड्रॉप्स 100% एक्सरसाइज, प्रॉपर डिसिप्लिन। मतलब कि ये नहीं भाई खाना खा लिया और एक्सरसाइज नहीं की। मैं तो मतलब ऐसा हूँ, एक्सरसाइज कर लो, खाना चाहे मत खाओ। आप, यू हैव टू बी दैट स्ट्रिक्ट। हम सभी समझे? को ये हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारियां हैं उनका इलाज है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ हाँ, ये अगर बीमारी इसका नहीं है। हमने पोस्चर सही नहीं किया और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की, बेस्ट तो बेस्ट। फिर ये बीमारी कभी नहीं जाती। कभी भाई नहीं। हम जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, वहां पे भी जाके एक्सरसाइज ही करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। तो अगर नियमित आप व्यायाम नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल सबके काम ऐसे हो गए हैं, एक जगह बैठ के काम करना है, किसी को लैपटॉप पे काम करना है, आप लोगों को रसोई में काम घंटों खड़े रह के एक जगह ही करना होता है, तो उसकी वजह से डेवलप हो जाती है। स्ट्रक्चर ही ऐसी नहीं, ऐसी। तो इन सभी थैंक यू चीजों सर। के लिए बहुत एक ज्यादा बात मेडिसिन की ये, जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा एक यहाँ बात ये निकल कर आई कि जो पेशेंट नहीं, में जो इधर दवाइयाँ होती हैं, ये तो जो यहाँ आ काफी गया है हद ना, तक, इसलिए करना है। एक मिनट सर, आवाज मिक्स हो रही है एक्चुअली। बाकी लोग मैडम अपना म्यूट पीछे कर लीजिएगा ना ये। हाँ। मैं कहता हूँ इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो अक्सर प्रेस्क्राइब मेडिसिन होती हैं और
बुक्स में लिखे होती हैं उससे ना लेके डॉक्टर की कंसल्ट से पूरी जैसे हिस्ट्री जानने के बाद जी जी वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कई जगह आपने बहुत सही कहा कि किताब में जो लिखा है कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन, इस बीमारी के लिए मेडिसिन, उस पे न जाके जो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपकी बातों से ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं पूरी हिस्ट्री को जानने का जो पासवर्ड आपने वर्ड यूज किया, पासवर्ड, तो जब तक उसके पासवर्ड पे प्रॉपर चीज नहीं जाएगी तब तक उसका वो रेमेडी नहीं मिलेगी, मतलब। तब तक उसकी रेमेडी नहीं। जी जी। ये जो हमारे ये है ना कि बुखार के लिए ये दे दो, उसके लिए ये दे दो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और ये होम्योपैथिक रूल को फॉलो ही नहीं करते। और मतलब ये विकार जो है ना शर्मा जी, ये डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा आया है। डॉक्टर पहले से, अच्छा बुखार हो रहा है, होम्योपैथिक में भी ये होने लगा, अच्छा ये मेडिसिन ले लो, कुछ पूछा नहीं, कुछ भी नहीं किया। अच्छा सर दर्द हो रहा है, चलो बेलेडोना ले लो। तो ये जो तरीका है ना, ये गलत है, ये माल प्रैक्टिस है। इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अच्छे डॉक्टर हैं आज भी वो नहीं करते हैं, चाहे वो पैसे कम कमाते हैं, लेकिन वो ये सब काम नहीं करते। ऐसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी 10-20 मेडिसिन एक साथ मिलाई और दे दी, कुछ ना कुछ काम करेगा, ये भी गलत है। हमारे बीच में जितेंद्र सिंह राणा साहब भी आ गए हैं, जो दिल्ली हाई डॉक्टर साहब कोर्ट एक छोटा सा है, नमस्कार एक सबको, बड़ा लोगों को नमस्कार। जनरल सब्जेक्ट है, जनरल टॉपिक है जो ब्लड प्रेशर है। इस पे थोड़ा जी सा होम्योपैथी एंड ब्लड प्रेशर, इस पे एक थोड़ा सा अपना विचार रख दे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत जनरल है, सबको एज के मुताबिक हो जाता है। जी तो इस पे आप कुछ बोलेंगे, कुछ अगर टिप्स देते हैं तो। जी 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 जी। सबसे पहले चीज ये हमें सोचनी होती है कि दो चीजें बहुत ही सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। वन इज डायबिटीज और दूसरा है ब्लड। हाइपरटेंशन। अब शुरू करते हैं, पहले डायबिटीज ले लेते हैं। डायबिटीज में दो तरह की डायबिटीज जनरली देखने में आती है, जैसे टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 1 होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब किसी को इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें बाहर से हमें इंसुलिन लेना पड़ता है, उसके लिए कोई विशेष मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ इंसुलिन पे डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है। तो उसके लिए कोई मेडिसिन या किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो मैनेजमेंट थेरेपी है कि उसको हमें मैनेज करना है, क्योंकि उसको वो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या उसकी ग्लैंड ही उसके अंदर नहीं है, वो पार्ट ही उसके अंदर नहीं है जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है। पेंक्रियाज में एक छोटा सा एरिया होता है जिसको आइसलेट और लैंगरहंस बोलते हैं। उसमें बीटा सेल्स होती हैं जो उसको सिक्रीट करती है। तो वो सिक्रीट ही नहीं होता है, तो वो तो अलग तरह की एक डायबिटीज होगी। लेकिन जो मेन डायबिटीज है टाइप 2, अब ये टाइप 2 क्या वाला है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे हम सुबह हमने खाना खाया, दोपहर में खाना खाया, शाम को खाना खाया, और रूटीन में हम ये कर रहे हैं। अब कोई पूछे भी क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या आपकी बॉडी की नीड थी ऐसी, तो वो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि नहीं, मेरी बॉडी की नीड तो नहीं थी, बस सुबह एक दिनचर्या है, हम सुबह नाश्ता करके जाना है, दोपहर में भी खाना खाना है, शाम को भी खाना खाना है, 2 टाइम चाय पीनी है हमें। मेरी आवाज क्लियर है ना? क्लियर है साहब, बहुत साफ है आवाज है। वो साफ है। तो अब इससे क्या होता है, जैसे हमने सुबह खाना खाया, तो जब हम खाना खाते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज इंसुलिन। उसका क्या काम क्या होता है कि जो हम खाते हैं वो सारी जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसको स्टोर करता है, क्योंकि एक टाइम पे उतने कैलोरी की हमें जरूरत नहीं होती, तो वो स्टोर करता है। इंसुलिन का काम है कि जो ग्लूकोज है उसको स्टोरेज करेगा ग्लाइकोजन के रूप में। अब आ गया दोपहर का टाइम, वो स्टोर तो हो गया, लेकिन उस स्टोरेज का दोपहर तक हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तो हमने सुबह ही खाना खाया था, दोपहर में हमने फिर खा लिया। फिर क्या हुआ, फिर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हुआ, उसने फिर उसको स्टोर कर दिया, फिर शाम की चाय पी ली और रात की खाना खा लिया। अब ये प्रक्रिया लगातार सतत चलती रहती है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर किन लोगों के साथ आती है, जो सेडेंट्री लाइफ में हैं, जिनका सिटिंग जॉब है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट। आपका जो वर्क है उसमें सभी में जो जो स्लो वर्क में है, जिनका काम मेहनत का बहुत ज्यादा नहीं, उनको कैलोरी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती, भूख भी नहीं लगी उसको कि भाई मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है। अब वो लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, तो एक टाइम क्या आता है कि जब सेल के अंदर इतना स्टोरेज हो जाता है, वो कहती है भाई अब मेरा सर्वाइवल संभव नहीं है,
अब तो मुझे अपने लिए कुछ करना ही पड़ेगा। हर सेल की इंडिविजुअलिटी है, बॉडी के अंदर हर सेल अपने जीवन के लिए उसकी रक्षा प्रणाली खुद की भी है। अब वो क्या करती है कि अगर मेरे अंदर और स्टोर हुआ तो मेरा तो सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, तो वो इंसुलिन के लिए इनहिबिटर डेवलप कर लेती है। तो इंसुलिन अब काम करना सेल पे बंद कर देता है। अब जो भी हम खाना खाते हैं वो सिर्फ सर्कुलेशन में घूमता रहता है, स्टोर नहीं होता। अब होगी ये शुगर। क्लियर है ये बात? ये बात सभी को क्लियर है ना? यस जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा समझा है। ठीक है जी। ओबेसिटी इसका कारण है, जिससे वेट बढ़ जाता है, वो उसमें आ ही जाता है, ऐसे में फिर वेट बढ़ने लगता है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें कि अगर हम फास्टिंग करें, या फास्टिंग भी अगर नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, उससे काफी लाभ होता है। खाने में अपने फैट और शुगर को बिल्कुल बाय बाय कर दें, अगर कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया है। फैट कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, प्रोटीन लेते रहें। प्रोटीन का लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले बॉडी के अंदर जो स्टोरेज है उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। उसके बाद जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फैट यूज होता है, और जब फैट भी कम होने लगता है तो प्रोटीन यूज होने लगता है। तो प्रोटीन से पूरी बॉडी बनी हुई है, हर चीज प्रोटीन की बनी हुई है। सेल्स हैं, आई है, सारे नर्व हैं, ब्रेन है, सब प्रोटीन का बना हुआ है। तो उसकी कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बॉडी डैमेज हो जाती है उससे। तो प्रोटीन को लेते रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट फैट को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्टोरेज थी हमारी, अब उसके कपाट खुलने शुरू होते हैं कि भाई खाना तो ये खा ही नहीं रहा पूरा, तो अब हमें यहाँ से वापस आना शुरू होता है। उसके लिए एक दूसरा हार्मोन होता है जो होता है ग्लूकागोन, जो रिवर्स प्रोसेस में होता है कि जो स्टोर्ड है उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो वो बार बार सक्रिय होता है, सेल के अंदर से वापस उसको निकालने लगता है। ये अगर प्रोसेस हम 2-3-4 महीने कर लेते हैं तो डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। कहीं बहुत सारे लोगों में रिवर्स हो जाती है, क्योंकि हम कर नहीं पाते इसलिए दिक्कत है, अदरवाइज तो रिवर्स हो जाती है। और रिवर्स में क्या होता है कि जब सेल के अंदर खाना बहुत कम स्टोरेज हो जाती है, तब उसे लगता है कि मेरे सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए मुझे, तो फिर इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाती है। और जब हम एक्सेस में खाते हैं तो इंसुलिन उसको स्टोर कर देता है और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाती है। आपको ये प्रोसेस मेरे विचार से समझ आया? जी हाँ जी, आया ये सबको? बहुत सुंदर। अब सबने आती है ना जी? सबने म्यूट कर रखा है, इसलिए वो सबको गर्दन हिला रहे हैं सब लोग। जी 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 ठीक सुना। और अब अगर अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दैट इज हाइपरटेंशन। हम्म, हाइपरटेंशन का क्या है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है इसको जानना बहुत जरूरी है। कि भाई कोई भी चीज बॉडी में, चाहे शुगर है या ब्लड प्रेशर, वो अपने आप कभी भी नहीं बढ़ता। अपने आप तो कुछ होता ही नहीं, हम करते हैं कुछ उल्ट पुल्ट तब जाके कुछ होता है। नहीं तो जीवन में बाकी जीवों की तरह हमें भी डॉक्टर की आवश्यकता थी ही नहीं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के साथ साथ जो वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है। तो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वेसल हार्ड हो जाती हैं, और जो उनका फैलाव है वो कम होने लगता है। तो जिस पार्ट को जितनी सप्लाई देनी होती है हार्ट को, वो उतनी सप्लाई नहीं दे पाता, तो उसको ज्यादा फोर्स फोर्स के साथ पंप करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो कम हो गई है वेसल की। एक कारण तो ये होता है जो सभी के साथ है, जो एजिंग प्रोसेस है। दूसरे कारण क्या होते हैं कि जैसे कोई नैरो हो गई है वेसल, जिसके अंदर कुछ डिपॉजिट हो गया है, जैसे हम कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, फैट का डिपोजिशन हो गया है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है वेसल के अंदर। अब जिस पार्ट को भी वो सप्लाई दे रही है वेसल, उस पार्ट की सप्लाई हैम्पर हो जाती है, और वो पार्ट ब्रेन को मैसेज करता है कि भाई मेरी तो सप्लाई मेंटेन ही नहीं है, आप मेरी सप्लाई को मेंटेन करिए। ब्रेन हार्ट को मैसेज करता है कि भाई उसकी सप्लाई मेंटेन करो, तुम हो सप्लायर, तो तुम हो। अब हार्ट को फोर्सफुली पंप करना पड़ता है उस पार्ट की सप्लाई देने के लिए, क्योंकि वेसल नैरो हो गई है। तो नैरो में उतना ब्लड पंप करने के लिए जितना पहले हो रहा था, उसको ज्यादा फोर्स के साथ पंप करना पड़ता है। तो ये जो मेजर पार्ट है, जो मोटा मोटा मैंने समझा है, ये मेन कारण होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। कई बार शॉर्ट टर्म में ब्लड प्रेशर तब भी बढ़ जाता है जब हमें कोई चोट लग जाती है,
कोई बीमारी हो जाती है, किसी पार्ट में कोई दिक्कत है, उसकी सप्लाई मेंटेन करने के लिए भी टेम्परेरी फेज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी पार्ट में, कोई ऑर्गन में कोई इन्फ्लेमेशन है, वहाँ बॉडी का प्रोसेस चल रहा है, इन्फ्लेमेशन है, मतलब बॉडी फाइट कर रही है, तो उस पार्ट में सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए बॉडी को सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो टेम्परेरी फेज में कई बार बीपी तब भी बढ़ जाता है। इन सभी दोनों ही बीमारियों को एक साथ क्यों लिया है कि दोनों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो हमें क्या करना होता है कि एक तो बॉडी के अंदर डिपोजिशन को कम रखना है, स्टोर है, स्टोर को कम करना है, फैट को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देना है। खाने में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें से कुक्ड फूड को जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए। फल और सलाद पर डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा से ज्यादा जीवन में हो जाएगी उतना अच्छा है। तो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेंगे। पहले ये कहा जाता था कि बीपी अगर एक बार हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही पार्ट पे हम रिवर्स जा सकते हैं। ऐसा इसी में एक सवाल निकल कर आया आपकी की बात से, तो जो स्टेरॉइड कहीं दिया जाता है पेशेंट को, तो उस स्टेरॉइड से एकदम बीपी और शुगर क्यों सेटअप कर जाता है? मतलब उसमें ऐसी क्या चीज है? मतलब तो बहुत से पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि स्टेरॉइड दिया है, उनको तो नहीं मालूम, और उनका भी कई जगह बीपी और शुगर बढ़ जाता है एकदम। वैसे तो सर ये है कि स्टेरॉइड जनरली ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए जनरली नहीं देते, हम्म। बाकी बीमारियों में स्टेरॉइड तो देते बाकी हैं। किसी जैसे बीमारी आपको, में दिया गया, मतलब बाकी किसी बीमारी में दिया गया, उसमें नहीं दिया गया, मेरा मतलब तो ये है। हाँ अब और अगर वो इसको पेशेंट। इसको एक समझेंगे। हम्म। बेसिकली जो भी, जैसे फीवर आ गया आपको, या छींके आ रही हैं आपको, जुकाम हो रहा है, ये जुकाम और फीवर या छींके हैं क्या? बेसिकली ये बॉडी की रिएक्शन है, ये बॉडी की फाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और ये आज के उसमें था भी मेरे, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं कि फीवर इज गुड फॉर यू। आपको इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी फाइट कर रही है, जो फाइटिंग है बॉडी की, जो रिएक्शन है बॉडी की, वो फीवर है। आपको कोई एलर्जन नाक के अंदर गया, आपको कोई वायरस या बैक्टीरिया नाक के अंदर, गले के अंदर गया और आपको छींके आने लगी, ये बॉडी की फाइटिंग। आप समझ रहे हैं? अब मरीज इससे हो जाता है थोड़ा सा परेशान, ठीक है जी, क्योंकि इम्यूनिटी कम नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे जुकाम हो गया डॉक्टर साहब, बहुत कम इम्यूनिटी। ना ना ना, इम्यूनिटी कैसे कम हो जाएगी? आपको छींके इतनी आ रही है, इम्यूनिटी कैसे कम है? बॉडी तो फाइट कर रही है, इतनी तेजी के साथ फाइट कर रही है। अब उसमें क्या होता है कि जो स्टेरॉइड है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब ऐसे समझेंगे कि जो हमारी फाइटिंग प्रोसेस है, जो हमारी फाइटिंग पावर है, जो हमारी इम्यूनिटी है जिसको हम कहते हैं, उसको कम कर देता है। इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब है उसको कम कर देता है। अब जब हमारी इम्यूनिटी ही कम हो गई है तो बॉडी की रिएक्शन भी खत्म हो जाती है, मतलब फीवर, जुकाम, दर्द, वो सब खत्म हो जाता है। इन्फ्लेमेशन भी क्या है, कहीं फुंसी होगी, फोड़ा हो गया तो रेड हो जाता है, वो बहुत दर्द करता है, बुखार भी आ जाता है उसमें। वो बुखार, और वो है क्या, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है। एंटीजन तो बाहर का वायरस कुछ होता है, एंटीजन दोनों की जरूरी है। जो फाइट का रिएक्शन है वो दर्द है, सूजन है। अब हमने ले लिया स्टेरॉइड। स्टेरॉइड ने क्या किया है कि उसको सप्रेस कर दिया, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर दिया, तो इन्फ्लेमेशन नहीं दिख रहा है। तो इसलिए सारा जो वर्ड चिल्लाता है ना बार बार कि स्टेरॉइड को एज ए इमरजेंसी ड्रग यूज किया जाए, ना कि रूटीन प्रैक्टिस में यूज किया जाए। जहाँ ऐसी कंडीशन है कि बहुत पेनफुल है, कोई नई इस समस्या का उपचार दिख रहा है, वहाँ स्टेरॉइड यूज कर सकते हो आप एज ए इमरजेंसी ड्रग। रूटीन प्रैक्टिस में कभी भी स्टेरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे स्किन वाले डॉक्टर स्टेरॉइड बहुत यूज करते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाए तो स्किन का उपचार नहीं है उसका कुछ। आप समझ रहे हैं? जोड़ों के दर्द के लिए रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रोमेटॉइड मतलब गठिया जैसे है, तो उन सब चीजों में स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा सेवन होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी काफी करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम हो जाती है, मरीज को थोड़ा शांति मिल जाती है। डॉक्टर साहब एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे बीपी की एलोपैथी में एक रेगुलर दवाई दवाई देते हैं 50 mg जो भी है दवाई देनी, तो होम्योपैथी में भी ऐसी कुछ है कि बीपी के लिए जो रेगुलर दी जा सकती है? सर इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ प्रकाश डालूंगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अच्छी है, होम्योपैथिक मैनेजमेंट में बहुत अच्छी नहीं है।
जैसे कोई एक मेडिसिन ले रहे हैं लगातार हम रेगुलर, और वो सारी जिंदगी हमें लेना ही लेना है, तो वो मैनेजमेंट है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ये बात में समझ नहीं होती कि जब हम कहते हैं ना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो लेकिन है, ट्रीटमेंट सिस्टम है, को पॉसिबल है, नहीं ये चलता है। नहीं आपको, आप कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं आप किसी को? मैं वही बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक पे आने के लिए मरीज को कुछ समय लगता है। जैसे कोई आप 50 mg ले रहे हो, तो हम कहते हैं भाई 1.5 या 2 महीने रुको, अभी ये मेडिसिन लेते रहो, इसके साथ आपका बीपी मॉनिटर करते रहेंगे, जब बीपी आपका थोड़ा कम होने लगेगा तो ये मेडिसिन आपकी टेपर कर देंगे, टेपर हाँ करके जी, बंद कर देंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम से आप होम्योपैथिक पाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, बीपी शूट अप कर जाएगा, बिल्कुल एग्री। है ना जी। तो होम्योपैथिक क्या है कि जो प्रभाव डालेगी वो सस्टेन करेगा, ऐसा नहीं है आज नहीं ली तो आज बढ़ गया, ना ना, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा जो लेकिन उस बताया, पर रिवॉल्विया है क्या मेडिसिन, आपको पता बीपी की? डॉल्फिया सर्पेंटाइना, रिवॉल्विया। तो डॉल्फिया ये क्या, सर्पेंटाइना, वो ये एलोपैथी मेडिसिन को बोले आस्ता आस्ता खत्म कर देती है, और फिर आस्ता आस्ता रिवॉल्विया भी खत्म हो जाता है, बीपी ठीक हो डॉल्फिया जाता भी है खत्म हो इसलिए। जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ जी, एग्जैक्टली। मैं देखो यही बोला ना इसमें कि उसको आने इसमें में भी टाइम लगेगा, फिर जो रिजल्ट रहेगा वो सस्टेन रहेगा, फिर छोड़ने हाँ पे जी, भी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। है। देखो इसमें हाँ एक जी, सवाल निकल कर आए, क्या एलोपैथी और होम्योपैथी क्या साथ साथ ली जा सकती है मेडिसिन दोनों? हाँ सर, दोनों की रिएक्शन तो कुछ नहीं होती, लेकिन इफेक्ट थोड़ा सा अल्टर करता है, कि जितनी इफेक्टिवली होम्योपैथिक अलोन होती है, अकेले प्रिस्क्राइब करने में होती है, उतनी साथ में नहीं होती, बस इतना है। लेकिन होम्योपैथिक दवा का किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें ड्रग डोजेस बहुत ज्यादा नहीं होती। आदरणीय नैब साहब, जो डॉक्टर साहब के 4 क्वेश्चन उसमें बने हुए हैं ऑलरेडी इनके इनविटेशन में, वो देख लीजिएगा, क्योंकि अब समय तो काफी हो गया है। थैंक हाँ, यू। वही मैं देख रहा था कि जिन चीजों पे पूछना था जो स्टार्टिंग में हम लोग हाँ, दूसरी तरफ चले गए। कोई नहीं मेरा सर, वो एक तो और एक जी। और था डॉक्टर साहब, पर्सनल क्वेश्चन था हाँ, बिल्कुल। पहले ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, और होम्योपैथी में क्या इसका कुछ है अभी रास्ता? हाँ सर, होम्योपैथिक में ही इसका हो पाएगा, नहीं तो बाकी कहीं कुछ होता भी नहीं है। क्या दोबारा बोला, ऑटोम्यून, क्वेश्चन क्या बोला, किसका? जो ऑटोम्यून डिजीज, इम्यून। ऑटोम्यून डिजीज, ऑटोम्यून डिजीज। हिंदी में बहुत ही बता सुंदर दो, क्वेश्चन है, इंग्लिश और में। सबको सबको ये जानना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑटोम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम्म, अब ये ऑटो क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, हम्म, मतलब हमारी इम्यूनिटी हमें स्वयं को ही हानि पहुंचा रही है, हम्म, ये है ऑटोम्यून। अब ये ऑटोम्यून में इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, जैसे कि हमारी पाकिस्तान के साथ ठनी रहती है तो अब हमारी आर्मी का कोई एक दो सैनिक या एक टुकड़ी सैनिकों की, जो इसने विद्रोह कर दिया है, और वो हमारी तरफ ही फायरिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की ना तरफ करके हमें ही डैमेज कर रहे हैं, तो ये है ऑटोइम्यून। मतलब इसमें क्या है कि हमारी एंटीबॉडी हमारी अपनी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, और वो उसी के अगेंस्ट ही काम करने लगती हैं। एक तो ऑटोइम्यूनिटी का ये एग्जांपल है। दूसरा ऑटोइम्यूनिटी का ये एग्जांपल है कि जो बॉडी की कंट्रोलिंग पावर है फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम, फॉर ए पर्टिकुलर सेल, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गन, वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे स्किन के केस में देखने में आता है। दोनों एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। जैसे ल्यूकोडर्मा, व्हाइट पैच, व्हाइट पैच में क्या होता है, जो मिलेनिन बनाने वाली सेल है, मिलेनोसाइट, कलर बनाने वाली सेल जो है उसको मिलेनोसाइट कहते हैं, उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, वो एंटीबॉडी मिलेनोसाइट को डैमेज करने लगती है। इसकी वजह से विटिलिगो बोलते हैं हम इसको, सफेद दाग जो हो जाते हैं बॉडी में, इसकी वजह से सफेद दाग होने लगता है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा एग्जांपल देते हैं सोरियासिस का। सोरियासिस में क्या होता है कि जो एपिडर्मल लेयर की जो सेल है, वो डिवीजन करती है, और वो उसका डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, वो समझ नहीं पाती कि मुझे कितनी तेजी के साथ डिवीजन करना है और इसको मैच्योर सेल में कन्वर्ट करना है। वो मैच्योर सेल तक पहुंच ही नहीं पाती और उसकी डिलीवरी कर देती है बॉडी में, तो वो बहुत तेजी के सेल बनती रहती हैं, इमेच्योर सेल, और बॉडी की सरफेस पे आ जाती हैं, जिससे वो क्रस्ट बनती रहती है, पपड़ियां बनती रहती हैं, उतरती रहती हैं, बनती रहती हैं, उतरती रहती हैं। तो ये ऑटोइम्यूनिटी का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अपनी ही इम्यून सिस्टम, अपना ही कुछ पार्ट इम्यून सिस्टम का वो हमारे खिलाफ ही काम कर देता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसमें से एक है, गठिया जो कहते हैं, वो भी उसका एक एग्जांपल है। तो इसमें कुछ और डिटेल में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। डिटेल में तो डॉक्टर साहब ये पर्सनलाइज्ड है बहुत,
क्योंकि आई डेवलप्ड लाइकेन प्लेनियस. अच्छा, लाइकेन प्लेनस सर, लाइकेन प्लेनस. It was on the scalp only. ओके ओके. तो उसके बाद बड़ा बेढप तरीके से, जैसे होता है ना, कहीं पहाड़ बन गए, कहीं नहर बन गई, कहीं पठार बन गया, नहीं, तो वो हो उसके जाएगा काफी सर. वो ऑनेस्टली अब उसके लिए तो पर्सनली आना पड़ेगा. अब मैं सोचता हूँ कि चूंकि टाइम भी हो गया है, तो हम लोग जो जिन क्वेश्चंस को लेके हम लोग चले थे, इस पे हम लोगों ने इस पे भी डाला था, व्हाट्सएप पे भी. तो डॉक्टर साहब, उसका पहला क्वेश्चन तो यही था कि 50 की उम्र के बाद कैसे अपने आप को ठीक रखे. 50 के, हम तो 60 के हो गए डॉक्टर साहब, 63 के हो गए हैं. अब कैसे ठीक रखे? अब तक तो ठीक रखा नहीं. ऑटो इम्यून भी हो गया मामला, और ये चीजें हो गई. सर, हम 50 की उम्र क्यों लिखी है कि ये उम्र 50 को हम 40 भी लिख सकते थे, 45, 50, 55. सर, एक पर्सनल क्वेश्चन, जी आपकी उम्र कितनी है? सर, आई एम 46. हाँ, तभी सर अभी 50 की रखी है आपने, कि अभी 50. डॉक्टर साहब का भी बर्थडे गया पीछे भी. जैसा यू आर लुकिंग वेरी यंग, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. और आप तो 46 से भी नहीं लग रहे हैं. नहीं, डॉक्टर साहब का भी 26 सितंबर को बर्थडे गया है. क्या बात है, क्या बात. 76 का बर्थडे डॉक्टर साहब, ये हमारे राइट. हाँ, 76 सही थोड़ी कह रहा ज्यादा ही होगी. हूँ. मतलब कितना हो गया, 47 के आसपास हो गया. देखो, हमने सही कहा ना. 47 हो गया. प्लीज सर, डॉक्टर साहब, आप 50 की उम्र के बाद कैसे अपने आप ठीक रखें डॉक्टर? बेसिकली सर क्या है कि ये जो उम्र होती है ना, ये मिड एज है. अब इस मिड एज में क्या होता है कि एक तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई, मैं तो एथलीट था डॉक्टर साहब, और मैं तो इतनी ऊपर से कूद जाता था. अभी मैं उस दिन कूद गया डॉक्टर साहब, मेरी तो कमर दर्द कर गई. ऐसा कैसे हो गया डॉक्टर साहब? मैं तो इतने स्पोर्ट्स खेले, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया. बेसिकली एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस क्या है? अभी वो उस युवा अवस्था में है. तो युवा अवस्था और जो एक ओल्ड एज है, उसके बीच की अवस्था आती है. किसी को 40 पे शुरू हो जाती है, किसी को 45 पे शुरू होती है, किसी को 50 पे शुरू होती है. जनरली 40 के बाद शुरू हो जाती है. तो इसमें एक तो बॉडी माइंड दोनों ही शिथिल पड़ जाते हैं, थोड़ा स्लोनेस आ जाती है. तो उस अवस्था को हमें ठंडे दिमाग से स्वीकार करना होता है कि भाई हम इतनी एज के हैं, तो किस तरह की एक्टिविटी हमें करनी चाहिए और किस तरह की नहीं करनी चाहिए. जो लोग ब्रिस्क एक्टिविटी हमेशा से करते चले आ रहे हैं, उनको भी अपनी ब्रिस्क एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी लानी होती है इस एज में. नहीं तो उनको कहीं ना कहीं टेंडर टियर, कहीं घुटने में, कहीं एंकल में, कहीं कमर में, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. क्योंकि ये कोई बीमारियां नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है. और हम एजिंग प्रोसेस को इस आधुनिक युग में एक्सेप्ट नहीं करते हैं. क्योंकि हम बूढ़े होना चाहते हैं, ना ही हम मरना चाहते हैं. जो जीवन का कड़वा सत्य है वो ये है. हर आदमी उस तरफ से डरता है, और ये डर ही हमारी बीमारियों का कारण भी होता है. कुछ तो एजिंग प्रोसेस होती है, कुछ आधुनिकरण, हमारी जीवन शैली, उससे संबंधित रोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं. जैसे शुगर ही हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, जोड़ों के दर्द हो गए. जैसे आपने कहा कि आपको तो क्या लाइकन प्लेनस है, लेकिन जोड़ों के दर्द, गठिया हो गई, इस तरह की रोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं. अब इसको ठीक कैसे रखा जाए, हम कैसे स्वस्थ रहें? तो सबसे पहला तो यह है कि जितना भी जो फूड है, अगर हम रॉ फूड को अपने जीवन में तवज्जो दें, तो हमारे लिए उतना ही आसान होगा, उतना ही अच्छा होगा जितना भी हम कच्चा खाना खाएं. क्योंकि प्रकृति ने हमें बनाया है बाकी जीवों की तरह, हम कुक्ड फूड का सेवन ज्यादा करने लगे हैं. तो एक तो कुक्ड फूड को हमें थोड़ा थोड़ा कम कर देना चाहिए. और अपनी जो जबान है, जबान का जो मिठास है, जो टेस्ट है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए. क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुविधा आजकल हमारे साथ है, वो हमारे टेस्ट की वजह से है कि हमने बहुत सारे व्यंजन बनाने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी चीजें बनानी शुरू कर दी हैं. हम कई बार कहते हैं कि जिनकी वाइफ या बच्चों की वाइफ हैं जिनकी, और वो बहुत अच्छी रसोई बनाती हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है. ये थोड़ा अटपटा है. मतलब सप्ताह में एक बार दो बार चलो चल गया, लेकिन रूटीन में आपके डिशेज में बहुत ज्यादा सब्जियां, बहुत ज्यादा व्यंजन होने ही नहीं चाहिए. दूसरा क्या है कि एक तो नमक, नमक का सेवन अगर हम बिल्कुल ही बंद कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है. सोडियम क्लोराइड की जगह हम सेंधा नमक यूज कर सकते हैं. सेंधा नमक में क्या है कि बाकी खनिज भी जो बॉडी को जरूरत होती है, वो भी हमें वहां से मिल जाता है.
तो सेंधा नमक का प्रयोग अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl की जगह करें तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। और अगर बंद भी कर दें हम दोनों को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हम फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं उसमें सॉल्ट की इतनी मात्रा होती है जो हमारे लिए सफिशिएंट होती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर वाले जो रोगी हैं उनको BP की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। अरे सर, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है उसमें, NaCl सोडियम कम हो जाता है ब्लड में, पूरी सर बॉडी वो डेके होने शुरू हो जाती है, वो तो ये बड़ा। सर ये सर इसको भी आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ बताते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत ही सुंदर है ये। जब हम पास आउट हुए, इसी पे बस 1 मिनट में ही खत्म करेंगे इसको जो सर ने पूछा। जब मैं पास आउट हुआ 2003 की बात है, तो उससे पहले से ही क्या हुआ है कि शहरीकरण में सारे डॉक्टर्स ने ये समझाया लेडीज को कि भाई कैल्शियम तो खाना ही है, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां टूट के सड़क पर बिखर जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो सारी महिलाओं को कैल्शियम एडिक्ट बनाया गया। अब कैल्शियम एडिक्ट क्या है ये? कि हमारी बॉडी को तो जरूरत है इतने से की, और हमें दिया गया इतना, तो बॉडी का जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो कम हो जाती है। जब बॉडी की अब्जॉर्प्शन पावर, अब हमें इतने में से इतना अब्जॉर्ब करने की आंतों को आदत है, एसिमुलेट इतना करेगी, यूटिलाइज उसका बॉडी इतना करती है, बाकी को वेस्ट निकाल देती है। अब हम चूंकि डेली रूटीन में सोडियम क्लोराइड इतना ज्यादा लेते हैं तो उसकी हमारी बॉडी को पड़ जाती है आदत। तो हम कभी भी एकदम से सोडियम क्लोराइड को बंद नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बॉडी की एक्सेप्टेंस उस पर आने दें। अगर अदरवाइज तो सोडियम क्लोराइड वो जब टेस्ट कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो ही जाता है। मैं इसको बताता, आपने पहले पूछ लिया, कोई बात नहीं है, अच्छी, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। लेकिन ये हो क्यों रहा है ये भी समझने वाला पार्ट है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता ही नहीं। भाई हमारे जैसे चिंपैंजी हैं, बंदर हैं, जो हमारे जैसे कुछ कुछ हैं, उनको आप देखें वो कभी नमक नहीं खाते, वो सब प्रकृति पे डिपेंडेंट है, उनको कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता, क्योंकि उनकी पूर्ति उन्हीं से, फ्रूट से और सब्जियों से हो जाती है जो हम भी खाते हैं। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो जाता है, क्योंकि हम इतना खाते हैं और हमारे शरीर को जरूरत है इतने की, तो इतने में से इतना लेने की आदत पड़ गई है। और अगर हम इतना ही लें वो 100% फिर एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है आंतों की वो बहुत कम हो चुकी है, वो 100% एब्जॉर्ब नहीं करती, ज्यादा में से थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर पाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। ये इसको एडिक्शन भी कह सकते हैं, कि हमारी बॉडी उन चीजों की एडिक्ट होगी कि हमें तो इतना ही चाहिए भाई, बल्क चाहिए, तब हम उसमें से थोड़ा सा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन अगर उसको कट ऑफ करें, धीरे धीरे कम करें और हम सेंधा नमक पे आते हैं तो ज्यादा बेहतर है इसका। ठीक है सर। और मतलब महिलाओं के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, मतलब अभी तक उनको कैल्शियम खिलाया जा रहा है। प्रेगनेंसी हो तो कैल्शियम है, मेनोपॉज हो तो कैल्शियम है, सबको कैल्शियम खिलाया जा रहा है। और उनसे पूछे क्या उससे पहले कभी कैल्शियम किसी को खिलाया गया? किसी की हड्डी टूटी सड़क पे चलते हुए, किसी की बोन ब्रेक हुई तो नहीं हुई, लेकिन फिर क्यों खिलाया जा रहा है अभी? तो ये सब जो चीजें हैं ये भौतिक युग की वजह से हैं, कि हर आदमी को पैसा चाहिए, पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं, उससे आ रही हैं। अच्छा, एक होता है कि रात का खाना, जनरली हम कहते हैं कि रात के खाने को हमें कट ऑफ कर देना चाहिए। रात के खाने को कट ऑफ किसको करना चाहिए? जो स्लो लाइफ में है, जो मेहनत का काम कर रहे हैं, उनको रात का खाना कट ऑफ नहीं कर सकते। जो मेहनती हैं, जो शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, उनको तीनों टाइम का या 2 टाइम का भोजन करना ही करना है, उनको रात का खाना खाना चाहिए। लेकिन जो लोग स्लो लाइफ में हैं, हम जैसे लोग हैं जो सिटिंग जॉब ज्यादा है, उनको जो है रात का खाना कट ऑफ कर देना चाहिए। और अगर वजन ज्यादा है तो उस वजन को कम करें, और जितना हो सके, जैसे दिन में 1 घंटे सनलाइट में बैठें, जितना मैक्सिमम हो सके ओपन एरियाज में रहें, मतलब 2 घंटे 3 घंटे जितना पॉसिबल हो उतना प्रकृति के साथ बैठने की कोशिश करें, जीव जंतुओं के बीच बीच बैठने की कोशिश करें, खुले वातावरण में रहने की कोशिश करें, बंद घरों से थोड़ा बाहर निकलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। कोविड आया पिछले दिनों, जो लोग खुले एनवायरनमेंट में रहते थे उनको कोविड का इफेक्ट कम है, और जो लोग बंद एनवायरनमेंट में रहते रहते थे उनको कोविड कोविड में जो कैजुअलिटी हुई उनके साथ ज्यादा है। उसके और भी बहुत सारे कारण है, उसमें नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। और एक रोजाना जो ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, जिम और रनिंग की बजाय अगर वो योगा और प्राणायाम करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है।
तो हम इसमें तवज्जो देते हैं कि रोजाना सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करके योगा और प्राणायाम 1-1.25 घंटे की धूप में करें, सुबह की सनलाइट में करें, तो उससे विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में उनको मिल जाएगा और बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। दिन में अगर एक डाइट, जो स्लो लाइफ वाले हैं, अगर वो फलाहार की लें, सिर्फ उसमें वेजिटेबल्स, सैलेड मतलब, और फ्रूट्स लें, तो उनके लिए बेहतर है। वो उनकी शुगर और बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा और उनको एक्टिव रखने में मदद करता है। जितना गरिष्ठ भोजन कम करते हैं उतना जो है एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। फ्लूइड का इंटेक पर्याप्त रहना चाहिए। अब ये फ्लूइड में बड़े आता है कि 2 लीटर पी लें, 3 लीटर पी लें, 4 लीटर पी लें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें सिंपल सा तरीका है कि आपका यूरिन जो है वो डार्क कलर का ना हो, बहुत कंसंट्रेट ना हो, क्योंकि फ्लूइड की क्वांटिटी को कोई निश्चित नहीं कर सकता। जो जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार उसकी फ्लूइड इंटेक, उसका पानी की मात्रा उसको उसी के अनुसार चाहिए होती है। एक हैवी वर्कर है, उसको 8-10 लीटर पानी पी जाता है। एक एसी में बैठने वाले व्यक्ति है, उसको पसीना ही नहीं आ रहा, उसको 1-1.5 लीटर में ही काम चल जा रहा है। एक थोड़ा मिड एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको थोड़े और ज्यादा की जरूरत है। एक का बीएमआर कम है और एक का ज्यादा है, तो सबका फ्लूइड इंटेक जो है वो वेरी करता है। इसकी कोई फिक्सिटी नहीं है। कोई ये कहने लगे कि 4 गिलास पी लो, 10 गिलास पी लो, ये बिल्कुल गलत है। जैसे हाइट एंड वेट का कोई लिंक नहीं है, ये एकदम बकवास चीज है कि इतनी हाइट पे इतना वेट होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। उसी तरह ये भी जो है ना, 2-3-4 गिलास, 10 गिलास, इतने लीटर, ये बिल्कुल ही रॉन्ग कंसेप्ट है। और ये मतलब इतना ज्यादा प्रिवेल कर रहा है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो 4 लीटर पानी पीना चाहिए, मुझे तो डॉक्टर ने बताया 3.5 लीटर तो कम से कम होना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बीमारी के साथ कोई एडवाइस दी जा रही है, सपोज करो किडनी फेलियर है, या उसमें कोई वाटर की एडवाइस दी जा रही है, भाई आपको इतना फ्लूइड इंटेक करना, ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि बॉडी वाटर रिटेन कर रही है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो फ्लूइड इंटेक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसकी कोई निश्चित मात्रा हो ही नहीं सकती। और अगर हो सके तो सप्ताह में एक फास्ट रख लें। फास्ट में 1 फल या 2 फल, उसमें कोई तला भुना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना है। फलाहार लें और कुछ नहीं। और फलाहार में भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब दुनिया भर के। अच्छा, फल का बड़ा एक समस्या है इसमें। फल पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल ना फल गिने चुने लोग के दिमाग में सेट हो गया है। जैसे एप्पल ही खाना है सबको रोज, भाई क्यों खाना भैया एप्पल? यार एप्पल खाते खाते थके नहीं हो क्या? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। तो आजकल मैं देखता हूँ ना, बड़ा बड़ा घर में देखो किसी की जाके तो एप्पल सजे मिलेंगे उनकी डलिया में, उनके डाइनिंग टेबल पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो देखने में अच्छे लगते हैं वही फ्रूट। फ्रूट हमेशा सीजनल खाएं, जो सस्ता फल है वो खाएं, जो देसी है वो खाएं। जैसे सैतूत, सैतूत खाना ही छोड़ दिया लोगों ने। हम्म, और सैतूत खाने वालों को B12 डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी में जाके B12 सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। ये हम खाते ही नहीं। आड़ू है, अमरूद है, लीची है, जो इस तरह के फल हैं, जामुन है, बेर हैं, जो देसी बेर, छोटा बड़ा, ये इनको एंजॉय करें, हमेशा खाना चाहिए। और जो सीजनल है, सीजनल को ही खाएं, सेव छोड़ दें। तरबूज का मौसम आ रहा है तो 3-4 किलो, 2, 2.5, 3 किलो एक बार में खा जाए, तरबूज को पूरा पेट भर लें। सही तरीका फ्रूट खाने का यही होता है कि जब फ्रूट खा रहे हैं तो उसको भर पेट खा लें, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। लोग इसमें क्या करते हैं, ये भी मिलाओ, खाना भी खाओ, मिठाई भी खाओ, फल भी खा लो, ये गड़बड़ होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं, यकीन माने, उनको ना तो शुगर है ना उनको हाइपरटेंशन है, और जोड़ों और बाकी बीमारियां भी उनको जनरली नहीं होती है। तो इसलिए जो फूड का कंसेप्ट है, फूड का कंसेप्ट ये है कि हमेशा सिंपल फूड लें। और सिंपल फूड का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें मिक्स ना करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई शादी में गए यार, शादी में जाके पेट खराब हो गया ना, शादी के खाने से पेट खराब नहीं हुआ। हमने वहां जाके जो जो वे अपनाया, जो तरीका हमारा खाने का था, वो बहुत गलत था। और उसने तो बेचारे ने कई लाख रुपए लगा के खाना बनवाया, और जिसकी बेटी या बेटे की शादी थी उसने सारी चीजें रखी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दही भी खा रहे हो, नींबू भी खा रहे हो, मीठा भी खा रहे हो, ठंडा भी खा रहे हो, दही गर्म भी खा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर कर ली।
तो उसमें अगर हम जाके जो भी हमारा पसंदीदा है, सपोज हमें पूरी सब्जी खानी है, सपोज आप खा लो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको दही बड़ा ही खाना, आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रसगुल्ला खाना खा लो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है? जब हम मिक्सिंग करते हैं बहुत ज्यादा। जनरली ये देखने में आया। मैं कुछ दिन पहले मैंने चेंज किया, तो आप यकीन माने, मैं किसी भी उसमें जाता हूँ तो अगर पूरी सब्जी बनी है तो मैं पूरी सब्जी चार पांच पांच पूड़ियाँ खा लेता हूँ आराम से, और आराम से आके सोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, उसके साथ मैंने बहुत ज्यादा अगड़म सगड़म कर लिया तो फिर दिक्कत होती है, फिर लगता है नहीं जी, एक दो दिन तक पेट खराब अजीब सा लगता है। बॉडी को रिकॉग्नाइज तो करने दो, मुझे क्या अंदर गया, मैं किस किस को पचाऊं, कैसे पचाऊं, कौन सा एंजाइम मुझे सिक्रीट करना, वो कंफ्यूज हो जाती है यहाँ पे। तो इतना कंफ्यूजन हमें अपने सिस्टम को क्यों करना है? तो ये जो हमारा मानसिक संतुलन है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमें कैसी जीवन शैली और क्या चाहिए। ये हम प्रकृति से सीख सकते हैं कि जो बाकी जितने छोटे मोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो किस तरह से अपना आहार लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके बाद आती है कि जनरली आजकल का जो, जिसको हम एडवांसमेंट कह रहे हैं, कि भाई हम मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हैं, मॉडर्न युग आ गया है। तो मॉडर्नाइजेशन थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से कहता हूँ कि भाई मॉडर्नाइजेशन में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए, कि उसकी उसको सही से डिफाइन होना चाहिए कि किसको मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में अगर हमारे जीवन में खुशियाँ कम हो रही हैं, अगर हमारी जीवन कम हो रहा है, अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, तो हम इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं कहेंगे। मॉडर्नाइजेशन में हमेशा इनको इंक्लूड होना चाहिए। तो इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से सबकी नीड बढ़ गई है, सब एकाकी होते जा रहे हैं, सब काम में अपनी बिजीनेस इतनी बढ़ती जा रही है, जिससे उनको कुछ मानसिक प्रॉब्लम भी आ रही हैं, कि अकेले पढ़ने की वजह से तनाव आ रहा है। तो एक इसमें विशेष बात क्या है कि जो भी सुबह की एक्टिविटी है, अपने दोस्तों के साथ करें, ग्रुप में करें, अकेले ना टहलें, दोस्तों के साथ टहलें, अपने विचार व्यक्त करें, उनके सुने। जो भी परेशानी है, चाहे जीवन की अच्छी है या बुरी है, किसी से शेयर जरूर करें। ये ना सोचें कि ये सुनेगा तो क्या सोचेगा। हो सकता है उसके पास आपसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लिए बैठा है जो आपको बता नहीं रहा, आपके बताने से वो भी शेयर करे। तो ये निकलना बहुत जरूरी है, जो अंदर घुसा हुआ है, भरा हुआ है, वो बहुत बाहर आना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितना भी घिनौना क्यों ना है। आपको लग रहा है मैंने ही बहुत गलत काम कर दिया, और ये गिल्ट है आपके अंदर, उस गिल्ट को भी अपने किसी जिगरी यार से उसके सामने कहें, यार मेरे से भी गलती होगी और इसके दबाव में मैं जी रहा हूँ, उससे आपको काफी रिलैक्स फील करेंगे। मतलब जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी अंदर भरा हुआ है, चाहे इमोशन है, फियर है, कोई और समस्या है, वो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। साल में दो तीन बार घूमने का प्लान जरूर बनाए अपने दोस्तों के साथ। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम 50 के बाद कर सकते हैं। ब्रीफ वैसे तो ये एक लंबा, इसको कितना भी एलोबरेट कर सकते हैं हम इस सब्जेक्ट को, लेकिन वो समय की थोड़ी सी वो है, अभी एक दो चीजें हाँ, और। समय के ही प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, वो जितेंद्र साहब हैं, वो कुछ उन्होंने हाथ उठाया था, जितेंद्र ऐसे आईफोन है उनका, वही जी वांट्स टू आस्क समथिंग। उसके बाद फिर विल क्लोज द सेशन। काफी टाइम हो गया, लेकिन दिल तो नहीं भरा। जी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार अ, सर। मैं तो बड़ा मतलब हो के सुन रहा था आपको, आपकी सारी बातें इतनी अच्छी हैं कि जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो भी आपने जवाब पहले ही सारे दे दिए। जी लेकिन जी। फिर भी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरी वाइफ अभी 51 ईयर की हुई है। अब उनके पैरों में ना, नीचे मतलब हिप्स से नीचे के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। कोई रीजन समझ नहीं आया, टेस्ट सारे करा लिए, और वो उसमें काफी मालिश करती हैं और कभी वॉक भी में कुछ करती है थोड़ा बहुत, लेकिन पैरों में दर्द का कुछ समझ नहीं आ रहा रीजन। सर दोनों पैरों में दर्द। बाकी जो डिटेलिंग है वो तो अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ मैं एक चीज आपको बता देता हूँ उसका उपाय, कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो खतरनाक जो टूल है उनका, या जो जगह है, वो है उनकी रसोई। जो ये आजकल मॉडर्न किचन बन रही है ना, ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। इसमें क्या जी होता है कि किसी भी महिला का दिन के 4-5 घंटे या 6 घंटे उस रसोई में गुजर जाते हैं, और जहाँ वो खड़े रहते हैं, सारे जी दिन खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी जो है, इसमें पूलिंग हो जाती है, ब्लड पूल करता है, रुक जाता है, जी क्योंकि जी ड्रेन का कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है। तो ड्रेन मांसपेशियों के संकुचन से ऊपर आता रहता है और हार्ट में जाता रहता है वापस ब्लड। अब चूंकि एक ही पोस्चर में हम खड़े हैं, एक ही जगह लगातार खड़े हैं, तो वो ड्रेन होता रहता है, मतलब सॉरी, रुकने लगता है। और पूलिंग की वजह से, ब्लड पूलिंग की वजह से पैरों में तनाव, भारीपन, दर्द ये रहने लगता है। तो सबसे पहला काम तो जो अभी कराना है उनको, बाकी तो बात बाद में कर लेंगे, उनको कहें कि जब वो
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जब बेड पर लेटते हैं तो बेड पर लेटने में पैरों को ऊपर रखें, जी या रात को सोते टाइम अपने पैरों के नीचे एक मोटी रजाई लगा लें जिससे वो ऊपर उठे। तकिया लोग ऊपर लगाते हैं लेकिन तकिया नहीं, तकिया इधर उधर हो जाते हैं। रजाई लगाएं, रजाई गद्दा जो थोड़ा चौड़ा चौड़ाई में भी ज्यादा हो, तो उससे थोड़ा सा जो हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो उससे क्या होगा, जो दिन का कूलिंग हुई है वो वापस आ जाएगा अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि नीचे की तरफ आ जाएगा तो वो नीचे आ हाँ जाएगा। जी और नहीं तो अभी उनको हो सकता है वेरिकोज वेन भी डेवलप कर रही हो थोड़ी थोड़ी। हाँ, ठीक है थोड़ी ना? बहुत पूल कर रही हैं। हाँ, वो इसीलिए डेवलप कर रही है कि ब्लड पूल कर रहा है, और इसीलिए उनको ज्यादा समस्या है। उसमें दवाई से टेम्परेरी फायदा आएगा, फिर हो जाएगा। तो आपको ये व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी कि ये उनको कहें जब भी बेड पे जाएं, लेट तो जाएं, थोड़ा ऊंचा करना। पैरों को ऊपर करना, जी और खड़े रहने में पैरों को चलाते रहें, एक जगह लंबे लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में ना करें। ठीक है जी। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आज का आखिरी सवाल, डेंगू इस वक्त बहुत फैला हुआ है, बस उसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, उससे कैसे सर, बचाव हो। पार्डन प्लीज सर, एक बार और बोल दीजिए वो प्लीज। 2 सवाल आपके रह गए सर, बीच के नहीं सर, बाकी तो इन्होंने बता दिए, मानसिक के लिए भी बता दिया इन्होंने, अच्छा बता दिए। काफी डिटेल में चीजें बता दी हैं, वो बाकी सुन रहा था बीमारी मैंने से ध्यान कैसे से। बचते हैं वो भी आ गया। अब खाली ये मौसमी बुखार में तो इस वक्त डेंगू चल रहा है, तो डेंगू के विषय में बता दीजिए। इट शुड बी आई थिंक लास्ट सर, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। डेंगू के विषय में बताते हैं। डेंगू को जैसे सभी को पता है कि एक मच्छर के काटने से हो जाता है, एडीज मॉस्किटो है। और डेंगू डेंगू एपिडेमिक के रूप में फैलता है। अब डेंगू एपिडेमिक में कैसे फैलता है कि एक दूसरे के टच से, एक दूसरे के साथ रहने से डेंगू नहीं होता। मान लिया किसी एक मरीज को, जिसको डेंगू हो रहा था, उसको एडीज मॉस्किटो ने काट लिया, तो वो डेंगू लोडिन मच्छर हो गया। ठीक है जी। अब वो डेंगू लोडिन मच्छर जब जिसको काटेगा तो उसको डेंगू हो जाएगा। तो इसका जो फैलता है वो इस तरह से फैलता है। तो ये ब्रीफ में समझा देते हैं बस इसको। डेंगू में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो माइल्ड सिम्टम होते हैं, जैसे थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा बॉडी एक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी वाला विषय नहीं है। और जितने भी वायरल फीवर हैं उसमें इनिशियली कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। जो शुरुआत में ही एंटीबायोटिक और बहुत हैवी ड्रग लेने लगते हैं उनको डेंगू में ज्यादा दिक्कत होती है। तो वेट करें, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। डेंगू में अगर पेट में दर्द हो रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, या रैसेस स्किन पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तब हमें ध्यान देना चाहिए। या सूजन आ गई है, तब हमें ध्यान देना चाहिए कि अब डॉक्टर की या हॉस्पिटल की नीड है ही, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वैसे भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक या बाकी हैवी ड्रग ना प्रिस्क्राइब करे तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इन सब फीवर्स में क्या होता है कि 4-5 दिन फीवर रहता है, और फीवर में इम्यूनिटी बहुत डाउन चली जाती है। और अगर पहले से हैवी ड्रग लिए हैं तो इम्यूनिटी और ज्यादा डाउन जाती है, तो उसको संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसमें करना क्या होता है कि जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक तो प्रॉपर रेस्ट करें। मेंटल एंड फिजिकल आईटी वाले हैं जो जो उस तरह के काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो कहते हैं यार घर में ही तो पड़े हैं, कंप्यूटर काम करने। मेंटल एंड फिजिकल दोनों रेस्ट में रहना चाहिए मरीज को। पानी की मात्रा प्रॉपर रहनी चाहिए। खाना इस तरह का खाएंगे कि जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसमें बॉडी को बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। इसलिए ज्यादातर फ्रेश जूसेस पे डिपेंडेंसी हो तो ज्यादा अच्छा है। नारियल पानी, फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, मतलब सैलेड और फ्रूट्स, इस पे डिपेंडेंसी रखें, ज्यादा अच्छा है। पानी थोड़ा सा गुनगुना पिएं, और एनवायरनमेंट को कूल रखें, अपने आसपास तनाव ना होने दें। ये इसमें आप हम लोग कर सकते हैं। बाकी तो इसमें रोल जो आता है वो डॉक्टर का ही आता है, और पर्सनली हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। बाकी तो जो करेगा वो डॉक्टर ही करेगा फिर इसमें। अच्छा, इसमें ये होता है कि कई बार मरीज हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कल 50,000 प्लेटलेट आई थी, और अब क्या करें, अब कल घटेंगी बढ़ेंगी। तो ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव है। जो आप लोग खुद भी जज कर सकते हो कि मरीज की तबीयत खराब होने वाली है आगे, या सही होने वाली है। मरीज से हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहता है डॉक्टर साहब बुखार में, बुखार नहीं पूछा है मैंने आपसे, मैंने पूछा आप हो कैसे, है ना।
तो वो कहता है डॉक्टर साहब कल तो बहुत दिक्कत थी मुझे, कल तो बहुत बेचैनी थी, उल्टी आ रही थी और बड़ा बेचैनी थी डॉक्टर साहब, उसको मैं बता भी नहीं सकता। आज बुखार तो मुझे उतना ही है, लेकिन आज मैं बेहतर हूँ, आज मुझे भूख भी लगी है थोड़ा सा, और मेरा मन भी अच्छा है आज। जहां उसने ये कहा ना मेरा मन भी अच्छा है, अब चाहे उसकी अगले दिन 30,000 रह जाए प्लेटलेट, आप यकीन माने 100% रिकवरी फेज में पेशेंट, पेशेंट को कुछ नहीं हो सकता। और जहां पेशेंट ने कहा कि प्लेटलेट 40,000 हैं, और पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब कल तो मैं थोड़ा बेहतर था, आज तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, चाहे उसको बुखार बिल्कुल नहीं है। आप यकीन माने पेशेंट की तबीयत खराब होने वाली है, अगले दिन प्लेटलेट जाएगी 10,000 15,000, पेशेंट डिटेरिएट करे, जिस पे कि ज्यादातर डॉक्टर ध्यान नहीं देते। डॉक्टर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देता है। मुझे इतने टाइम हो गए, 2015 में एपिडेमिक आया था गाजियाबाद में, इतनी कैजुअलिटी हुई थी उस टाइम, मेरी क्लिनिक फुल रहती थी डेंगू से। इतने डेंगू के पेशेंट देखे जो एलोपैथिक डॉक्टर भी नहीं देखता था, और मेरे यहाँ 0 कैजुअलिटी रही, कोई कैजुअलिटी नहीं। ब्लीड करते हुए पेशेंट लाते थे, बस हम उनके सिम्टम देखते थे, अच्छा क्या चेंज है, क्या तुम्हारी परेशानी है, क्या बेचैनी, उस पर प्रिस्क्राइब करते थे, और सिंपल सी मेडिसिन पेशेंट के ऊपर। तो सबसे पहली बात क्या है कि एक तो पैनिक होना नहीं चाहिए। जितनी भी ये सीजनल प्रॉब्लम है, घर में किसी को एक वायरल हो गया है, आप बच ही नहीं सकते उससे। आप भी एक्सेप्टेंस रखें कि मुझे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाऊंगा ठीक, क्योंकि परिवार को छोड़ के आप आइसोलेट नहीं हो सकते। यहाँ इस तरह की फैसिलिटी नहीं है इंडिया में कि एक बच्चे को छोड़ के हम बाहर चले जाएंगे, नहीं, माँ बाप छोड़ेंगे नहीं, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो जो लगने वाली बीमारी जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जो पिछले दिनों कोविड आया, वो भी इन्फ्लुएंजा का एक टाइप ही था। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही जनरली होता है, तो इन्फ्लुएंजा में अगर घर में एक को है तो सबको होना ही होना है, और वो सिंपली 4 5 6 दिन में चला जाएगा, नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन। अगर हाँ अनईजी लगता है तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को, या घरेलू उपाय जो आपके घर में वर्षों से चले आ रहे हैं उनको छोटा मोटा कर सकते हैं, जैसे भाप लेना है, हल्दी का दूध पीना है, इनसे कोई डैमेज नहीं होता। हाँ जरा सा भी आपको तबीयत में लग रहा है कि यार मुझे तबीयत ठीक नहीं है, तो कंसल्ट टू डॉक्टर। इसमें डॉक्टर साहब जो अक्सर कहते हैं कि बकरी का दूध या पपीते का रस, वो क्या काम सर करता है? इनका एक्चुअली साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हम लोग ना बेसिकली, मैंने वो बताया ना, हम लोग बहुत विश्वासी आदमी, मतलब हमें कोई अगर कह देता ना यार मैंने तो ये किया था, तो मेरा तो बेटा ठीक हो गया, अब वो रिकवरी फेज में था, वो होना ही था ठीक, तो दूसरे ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। पपीते का जरूर रोल है उसमें, पपीता बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पपीता इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत सारे उसमें इस तरह की चीजें मिलती हैं जो पपीते में होती हैं, वो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन बकरी का या भेड़ का ये जो दूध है, इन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। डॉक्टर जितेंद्र मोहन साहब कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका मैसेज अभी आया था चैटिंग पे, जी पूछिए सर। हाँ सर, सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि सुबह जब उठा जाता है तो बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है मेनी टाइम्स, हाथ में स्वेलिंग, या पैरों में, या बॉडी में थोड़ा सा आकड़ाहट, और उसको जब बॉडी मूवमेंट करती है धीरे धीरे आफ्टर एन रिलैक्स हो जाए। आवर, 1 1 डेढ़ घंटे में बाद रिकवरी होती है, तो ऐसा क्यों होता है सर, और इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? एक तो सर अपना जो विटामिन डी है, जी। विटामिन डी और B12, ये दोनों टेस्ट करा लें आप अपने। ओके। और दूसरा क्या है कि तेज पंखे में हाँ जी। नहीं सोना है आपको। ठीक है। मतलब कभी भी ये ध्यान रखें कि जो तेज हवा लग रही है, चाहे वो पंखे की है, कूलर की है, एसी की है, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को टच नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक कवरिंग बॉडी पे रहनी चाहिए, ठीक है ना। जी जी कूल ठंडा रहे, एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग रहे, ना ठंडा लगे ना गर्म लगे, वो चलेगा। लेकिन जी अगर हवा बॉडी पे टकरा रही है तो मांसपेशियों में संकुचन बना रहता है, और ऐसे लोग हमेशा सुबह के टाइम थका हुआ, अकड़ाहट महसूस करते हैं। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इन सब में नहीं सोते हैं, कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि भाई हम तो एसी चलाते नहीं, हम तो तेज कूलर में सोते नहीं, उनसे जी। पूछोगे तो दे फील फ्रेश इन द मॉर्निंग। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जीवन की, अगर हम इनको अपनाते हैं तो आप यकीन माने आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। और जरा जरा सी चीजें हैं, बहुत जी टिनी हैं, जिनको हम यूं ही कर सकते हैं चुटकी बजा के, लेकिन जी हम करते नहीं। एसी को जनरली लोग, मैं समझता हूँ कि सब लोग कहते हैं जी हम तो 22 पे चलाते हैं। 22 पे चलाने की जरूरत क्या है? बॉडी का टेम्परेचर 36 37 डिग्री है, 22 पे क्यों चला रहे हो? आप 28 पे क्यों नहीं रखते इसको, 28 29 पे? हल्का सा पसीना आए, इट्स ओके, चलेगा।
ऐसा क्यों रखना चाहते हो कि पसीना ही ना आए? हम्म। पसीना तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरिन के साथ साथ पसीने से सारी गंदगी बाहर निकलती है। दो पार्ट हैं, यूरिन से बाहर निकलती है, पसीने से बाहर निकलती है। तो उस पार्ट को बंद क्यों कर रहे हो? चलने तो थोड़ा थोड़ा। Yes. तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है सर, एक छोटी सी बात और थी। जैसे जी। आपने बताया था कि डायबिटीज में इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज है, उसको कवर करती है। तो इसमें कभी 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 फंक्शन की वजह से या किसी इवेंट की वजह से अगर एक आध बार कभी डिनर हो जाता है कोई नहीं, या वो दैट इज चलेगा, उतना तो चल जाएगा। तो मतलब क्योंकि ये 3-4 महीने सर अगर लगातार करें तो उसका इम्पैक्ट आएगा डायबिटीज पर? हाँ, वो बिल्कुल सर 100% आता है उसका। ओके। मतलब ऐसा है नहीं, ना कि अगर आप कर एकदम रहे से हैं तो हम आपको इसको पता वाइल्ड चल रहा होगा। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। एकदम अच्छा, वाइल्ड लाइफ में चले अंतर तो है जाएं, सर। वो जी। एकदम हाँ, पॉसिबल नहीं होता। एकदम भौतिकता से एकदम नेचुरल लाइफ में कन्वर्ट होना आसान नहीं है ना। नेचुरलिटी तो मतलब 100% तो आ ही नहीं सकते अब हम उसमें, बिल्कुल सर, बना कोशिश ही कर ऐसा सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। जी जी नहीं, ठीक है सर एक सवाल मैं भी पूछ लूँ? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब मेरा एक सवाल ये है कि 50 के बाद जो भी चल रहा है जी बात, तो एक प्रोस्टेट बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है प्रोस्टेट जी का, जी जी और बड़ा कॉमन है। तो उसमें ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में ना होके होम्योपैथी में है। जी। तो ऐसा क्यों, मतलब क्यों बोला? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें एक्चुअली इसमें क्या है कि प्रोस्टेट का जो बढ़ना है वो नेचुरली होता है, थोड़ी बहुत सभी में बढ़ती है। एक एज के बाद जब वही मिड एज में भी ये प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टाइम काफी हो गया था तो उसको नहीं कंसिडर किया वहाँ। मिड एज में प्रोस्टेट शुरू हो जाती है। मतलब जब हम सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, जो एक युवा अवस्था रहती है, उसमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसका काम होता है प्रोस्टेट फ्लूइड जो प्रोस्टेट का होता है वो स्पर्म को मीडियम प्रोवाइड करता है उसके लिए। तो उसका उस टाइम पे रोल होता है। जैसे जैसे हम एक एज बढ़ती जाती है तो उसका रोल कम हो जाता है। ठीक है जी। तो उस टाइम पे एक 60 या 55 के बाद या 50 के बाद वो साइज में बढ़ने लगती है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि एलोपैथिक में कुछ इस तरह की दवाई दी जाती हैं जो प्रोस्टेट को सिकुड़ती नहीं है, वो यूरिन को फ्लो को बढ़ा देती हैं। कि जो यूरिन की दिक्कत आती है, प्रोस्टेट तो वहीं की वहीं रहती है, एलोपैथिक दवाओं से यूरिन का फ्लो उनसे अल्टर हो जाता है कि फ्लो अच्छा होने लगता है। होम्योपैथिक में क्या होता है कि जो भी इनके लक्षण होते हैं उसको देख के कुछ दवाएं दी जाती हैं जिससे वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ना तो उसे वैसे भी होता है, प्रोस्टेट पूरी लाइफ नहीं रहता। कई लोगों में प्रोस्टेट लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन ये एक एक टाइम ही है जिसमें वो ज्यादा परेशान करते हैं, 10 साल 15 साल। फिर एक एडवांस एज में जाके बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती ज्यादा। कई लोग को उस टाइम भी करती रहती है। तो इसमें होम्योपैथिक बेहतर इसलिए कि जो भी सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट देते हैं उससे उसका साइज ही सिकुड़ जाता है। जो एनलार्जमेंट हुआ, जो हाइपरट्रोफी हुई है, उससे वो सिकुड़ जाती है। हाँ, इसमें एक विशेष बात है कि चूंकि डॉक्टर हैं तो ये बात भी डिस्कस कर लेनी चाहिए, इसमें हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ लोग एक एज के बाद कुछ हार्मोन लेने लगते हैं सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने के लिए, वो बहुत घातक होता है। जिन्होंने भी टेस्टोस्टेरोन या इस तरह के इंजेक्शन लिए उनको प्रोस्टेट कैंसर, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं कि इसको प्रमोट करते हैं एक्सेसिव सिक्रीशन के लिए, जो कि उस एज पे नहीं होता। तो इसमें ज्यादातर जो है ऐसे लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। और जो लोग रूटीन लाइफ में रहते हैं उनको जनरली ऐसा नहीं होता। जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री आती है, उसमें जनरली देखा जाता है कि ये बहुत लंबे टाइम से इंजेक्शन ले रहा था उस तरह के, तो उसकी वजह से इसको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। बहुत सुंदर। एलोपैथिक में क्या है कि फ्लो को बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं, तो उससे लगता है मरीज को कि मैं ठीक है, मुझे कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रोस्टेट जो है यूरेथ्रा को प्रेस कर दी है, तो यूरिन में प्रॉब्लम आने लगती है, बार बार यूरिन है या रिटेंशन होने लगती है ब्लैडर में। तो उससे निजात मिलती है, लेकिन वो टेम्परेरी है। अगर 2 दिन आपने दवाई नहीं खाई तो तीसरे दिन से फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। होम्योपैथिक में जो दवाई देते हैं उससे जो भी रिजल्ट आता है वो सस्टेन करेगा, परमानेंट रहेगा। बहुत सुंदर। अजय नैब साहब, पूछ लीजिए, कोई प्रश्न किसी का रहेगा तो।
वैसे मेरे ख्याल से कोई प्रश्न बनता नहीं नहीं सर, अब तो काफी सवाल हो गए आज तो। डॉक्टर साहब को हमने बहुत टाइम लिया है। नाउ लेट्स क्लोज द सेशन। टाइम भी देखिए 7:35 हो गए, कहाँ 6:50 में खत्म होता है। ऑलमोस्ट 2 सेशन का टाइम हो गया सर। जी जी जी। डॉक्टर साहब से निवेदन कर लीजिए अगली बार भी अपना समय हमको, और कई कई सवाल ऐसे नहीं, बहुत सारे रह गए हैं। थैंक यू, हमारा सौभाग्य है सर। तो खासकर अभी जो है ना कैंसर थैंक वाला यू। बीमार अभी रही है, तो कैंसर जो है बड़ा कॉमन हो रहा है वो जो 50 के बाद, और खासकर बीपी और शुगर जिन लोगों को वहाँ कैंसर बढ़ रहा है, तो उसमें क्या थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, ये भी थोड़ा सा एक आने वाले टाइम के अंदर उसमें भी इसको क्योंकि नेक्स्ट उसमें रख लेंगे। उसमें क्या है ना, प्रोस्टेट कैंसर भी बड़ा कॉमन हो गया है, प्रोस्टेट मैं इसको कैंसर, फिर ये सब चीज। एक्सक्लूसिवली इसी पे रखेंगे, फिर हाँ एक्सक्लूसिव इस पे रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं, और जी हाँ जी हाँ। तो उसमें एक्सक्लूसिव क्या इस पे रखेंगे। ताकि एक हम लोग को एक मार्गदर्शन मिल जाए, सो दैट आज तो खैर काफी चीजों जी से सर। मतलब हम लोग वैसे हुए हैं मतलब, तो वो ये उससे टिप्स मिल जाती है ना कई बार, क्योंकि कई बार आदमी जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि साहब वो दूध ले रहे हैं वो ले रहे हैं, वो ठीक है उसको फायदा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या वास्तव में वो एडवाइजेबल है या नहीं है, ये भी थोड़ा सा विवेक हमें लगाना चाहिए। रुकिएगा एक, जी सर। और एक जी बार जी। बस 2 मिनट। एक बार आपने जैसे कहा था कि हमारी जो यूट्यूब की जो नॉलेज होती है वो भी कई बार थोड़ी खत्म हो जाती है कई बार, और ट्रू नॉलेज नहीं हो जाती है। एनीवे अदर डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर जगदीश त्यागी जी। इनफैक्ट आज आपने ना हम लोग की कई भ्रांतियां दूर की हैं, और यह हमें सो स्ट्रेट आज जो अच्छा लगा। ये सेशन लंबा होता चला गया, हम लोग भी क्वेश्चन पूछते रहे, मैं लाभान्वित हुए। मतलब हम जो आपसे कह रहे हैं यहाँ पे, दीज आर नॉट फ्लोरल वर्ड्स कि हमने आपको सेंड ऑफ करना है तो हम ऐसी बात कह रहे हैं। हम लोग की इच्छा है कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर आए, उसमें खाली आधे घंटे आपको सुने, उसके बाद जो बचा हुआ समय होगा उसमें हम लोग आपसे थोड़ा बहुत सवाल में जवाब कर लेंगे। माय प्लीजर सर। वेरी एक्यूरेट, वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी फ्रैंक। ये सब अपनी किसी भी प्रोफेशनल में ये चीजें बहुत कम पाई जाती है जो आपने आज अपने प्रोफेशनल, जिसे कहा जाता है कि लोग ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, या हम लोग ऐसा कर देते हैं तो प्लेसिबो इफेक्ट के लिए, ये सब चीजें लोग बताते नहीं। आपने बताई है, कहीं है, और हिम्मत के साथ कही है, ये आपका सब दिख रहा है। वी रियली सैल्यूट टू यू, सो नाइस ऑफ यू। आपके आज के माय सेशन प्लीजर सर। सर मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के बीच हूँ, सर। और मैं जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मुझे आता है, मैं जीवन में चाहूंगा कि आप लोग के साथ फिर मैं शेयर करूँ। सर थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अरविंद जी आपका वो है, म्यूट है। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और थैंक यू जैसा कि और जूम के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा छोटा सा विचार है। जीवन में सफलता का एक ही मूल मूल मंत्र है। जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जो पता सभी को है, जो पता सभी को है पर कोई अपनाता नहीं है। जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जो पता सभी को पर अपनाता नहीं है, और वह ये है कि अपने जीवन में अपने आप पर किसी की भी परिभाषा को स्वीकार ना करें। अपने बहुत बढ़िया। जीवन में बहुत सुंदर अपने सर। आप पर किसी की भी परिभाषा को स्वीकार ना करें, अपितु अपने आप को स्वयं परिभाषित परिभाषित करें। तो स्वयं अपने आप। वेरी ट्रू। अरविंद जी आप तो भेजते रहते हैं रोज, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं आपके, हम तो अभी पढ़ते हैं इसको। अरे सर ये नैब साहब के हैं, सब यही भेजते हैं सर, मैं तो वैसे ही डुप्लीकेट करता हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत सुंदर मैसेज होते हैं, बहुत सुंदर, जी हाँ जी हाँ। बहुत प्रेरणादायक होते चलिए आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम स्वीकार। सभी प्रणाम। हैं। प्रणाम प्रणाम। नाम सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा